Uh, we'll be starting with budget today. We have seen how budget is being prepared and all. So basics we have covered कि budget prepare कैसे होता है, क्या उसके constituents हैं. हाँ हाँ बताता हूँ, ये कर ले फिर बताता हूँ. ठीक है. So we will be doing budget of the last year, that is current year 23 and 24. ठीक है. बाकी आपको पता है बजट कब के लिए प्रोड्यूस किया जाता है. वन फाइनेंशियल ईयर का मतलब है अभी जो चल रहा है ये क्या है 2023 24. इसका टेन्योर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024. उसके बाद अभी ये इसके बाद ये जो बजट आएगा ये आएगा बजट फॉर द ईयर 2024-25. तो ये पार्लियामेंट में 1 फरवरी को आएगा. ठीक है. पार्लियामेंट में 1 फरवरी को आएगा सो दैट इट गेट पास टिल 31 मार्च. तो 31 मार्च तक इसको पास कराने की कोशिश होगी और ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा. ठीक है. ये है. तो हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं लास्ट ईयर का, क्योंकि बजट की क्लास होगी या नहीं पता है ना. तो मैं आपको बता देता हूँ बजट कैसे पढ़ते हैं. ठीक है. फिर आप उस कोई से भी साल का बजट पढ़ सकते हैं, इस साल का, आगे के साल का, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, जब तक आप पढ़ना चाहें तब तक पढ़ सकते हैं ना. मैंने आपको बजट की कॉपी दी है और उसके साथ मैंने आपको नोट्स भी दी है उसकी. ठीक है. कि क्या चीज़ें उसमें से पढ़नी. तो पहले तो बजट देख लो तो समझ में आएगा कि बजट में होता क्या है ना. क्विकली फर्स्ट पेज पे चलो वो सब पढ़ लेना. ठीक है. बजट एट ग्लांस और ये सब, वो आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगी उसमें. टेबल देखना, बजट एट ग्लांस वाला जो टेबल है ना, तो उसमें आपको क्या दिख रहा है, 4 साल के एस्टिमेट्स होते हैं बजट में. कितने साल के एस्टिमेट्स होते हैं वो, अरे सेकंड पेज पर ही ना. हाँ. तो 4 साल के एस्टिमेट्स होते हैं. एक कौन कौन सा दिख रहा है आपको. देखो बजट कब का है, ये बजट है फॉर द ईयर 2023 एंड 24. ये है. तो बजटरी एस्टिमेट्स इस साल का होगा. बजटरी एस्टिमेट्स मतलब अभी हम अनुमान लगा रहे हैं कि किस चीज़ पे हम क्या खर्च करेंगे ये साल, पूरा साल हम किस सेक्टर पे और किस स्कीम पर कितना खर्च करेंगे. तो ये बजटरी एस्टिमेट कब का हो गया, 23-24 का हो गया. ठीक है. एक हमने क्या पिछले साल का हम क्या पब्लिश कर रहे हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट. रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब है जैसे अभी समझो इस साल का जब बजट आएगा तो वो आने वाले साल का एस्टिमेट बताएगा कि आने वाले साल में हम किस पे क्या खर्च करने वाले हैं. और ये बताएगा कि जो 23-24 में हमने प्रपोज किया था उसमें एक्चुअल कितना खर्च हुआ. फॉर एग्जांपल सरकार ने डिफेंस पे सोचा कि हम खर्च करेंगे 1 लाख करोड़. तो सरकार ने क्या सोचा, डिफेंस पर कितना खर्च होगा, 1 लाख करोड़. लेकिन मान लो वॉर लाइक सिचुएशन हो गई और 1.5 लाख करोड़ खर्च हो गया. तो उसको बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट. क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट. तो एक है बजटरी एस्टिमेट और एक है रिवाइज्ड एस्टिमेट. तो ये 23-24 के लिए तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एस्टिमेट. और इससे पिछले वाले साल के लिए क्या लिखेंगे, 22 एंड 23 के लिए बजटरी एस्टिमेट और एक्चुअल में कितना खर्च हुआ वो लिखेंगे. पिछले साल के दोनों एस्टिमेट. आ रही बात समझ. इस साल में क्या खर्च करने वाले हो वो तो ये है, लास्ट टाइम पे प्रपोज क्या किया था और उसमें से खर्च क्या किया, और उससे पिछले वाले साल के एक्चुअल एस्टिमेट्स क्या हैं. एक्चुअल एस्टिमेट्स क्या है, देखो एक होता है, एक अभी तो अनुमान लगा रहे हैं कि क्या खर्च करेंगे, है ना. तो वो तो बजटरी एस्टिमेट है, अभी पता नहीं है. जब ये पूरा साल बीत जाएगा तो पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना खर्च हुआ है, तो वो है रिवाइज्ड एस्टिमेट. और फिर जब उसमें डेटा कलेक्ट करते हैं, एविडेंसेस लेते हैं कि कहाँ पर कितना खर्च हुआ है, तो कुछ और चेंजेस होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल एस्टिमेट. ये और एक साल पीछे का होगा, 2021-22 का होगा. आई बात समझ में. तो एक बजट में कितने एस्टिमेट्स होते हैं, 4 एस्टिमेट्स होते हैं. जो आने वाला ईयर है उसका बजटरी एस्टिमेट, जो पिछला साल था उसका बजटरी और रिवाइज दोनों, और उसके पिछले साल का एक्चुअल एस्टिमेट्स. आ रहा है समझ, क्लियर. तो दिख रहा है ना आपको जो सारी चीज़ों पर, अभी वो मैं नहीं बता रहा है ना. कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स ये सब हम पढ़ चुके हैं.
तो वो उसमें सिर्फ फिगर्स हैं, अभी उसको आपको देखना है नहीं, वो उसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो बजट एट ग्लांस में आपने क्या देखा, 4 एस्टिमेट्स होते हैं। एक्चुअल एस्टिमेट्स हैं 21-22 के, बजटरी एस्टिमेट लास्ट ईयर के, रिवाइज्ड एस्टिमेट और बजटरी एस्टिमेट फ्यूचर के लिए। ये पूरा क्लियर है क्या एस्टिमेट्स हैं ये चारों, ये क्लियर है, ठीक है। बस इतना ही समझना है उसमें, बाकी चीज़ें देख लेना जो हमने पढ़ा है ना, कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट्स है, वही सारे हैं उसमें। फिर देख लेना रुपी कम्स फ्रॉम, सरकार की इनकम कहाँ से आती है ना। तो परसेंटेज में दिया रहता है ये, है ना। मतलब मान लो सरकार के पास कितना आ रहा है, 1 रुपया आ रहा है, तो वो 1 रुपया कहाँ से आ रहा है ना, कितना परसेंटेज कहाँ से आ रहा है, तो वो वैसा है, परसेंटेज फॉर्म में है। जैसे जो लिखा है 15 पैसे, मतलब क्या हो गया, वो 15% हो गया, सरकार की टोटल इनकम का 15%, और 1 रुपये के टर्म में देखोगे तो 15 पैसे, ठीक है। तो 15% आता है कॉरपोरेशन टैक्स से, 15% आता है इनकम टैक्स से। तो ये आपको अंदाज़ा रहना चाहिए इतना कि जितना इनकम टैक्स से सरकार की इनकम है, उतना ही इनकम सरकार की कहाँ से होती है, कॉरपोरेट टैक्स से। फ़र्क समझते हो ना दोनों का, इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल पर लगता है, कॉरपोरेट टैक्स जो फॉर्म्स पर लगता है। हाँ, कस्टम से 4%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%, गुड्स एंड सर्विसेज 17%। तो अगर ये आता है कि गुड्स एंड सर्विसेज सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है सरकार का, तो गलत है, ऐसा नहीं है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बोरोइंग है। हाँ, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज 34%, नॉन डेट कैपिटल रिसीट 2%, नॉन टैक्स रिसीट्स 6%। तो सब पता है आपको, टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट क्या होता है, ये सब देखा है। चलो एक्सपेंडिचर देखते हैं गवर्नमेंट का, कि एक्सपेंडिचर कहाँ पर हो रहा है। सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कहाँ पर है, 18% नहीं 20%, 20% इंटरेस्ट पेमेंट पे। समझ में आ रहा है अब मैं आपको जो चीज़ें बता रहा था कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये कैसी अब लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है आप पर, अगर आपने लोन लिया है तो ये आप पे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट देना है। 20% जो सरकार की इनकम है वो कहाँ, सरकार के एक्सपेंडिचर का, टोटल एक्सपेंडिचर का 20% किस पे खर्च होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च होता है ना। लार्जेस्ट है मेरा ख्याल है ना, लार्जेस्ट ही है ना। हाँ, क्योंकि नेट शेयर ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज़ ये 18% है, और फिर उससे बड़ा तो कोई है नहीं। हाँ 20% लार्जेस्ट, ठीक है। बाकी फिर आप देख रहे हो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये सब हमने देखा है, सेंट्रल सेक्टर, सेंटर स्पॉन्सर्ड, है ना, जो पूरा सरकार खुद से खर्च करती है, सेंट्रल सेक्टर स्पॉन्सर। अदर एक्सपेंडिचर, पेंशंस, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज, ठीक है। तो ये है आपका सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर। चलो इसके अलावा डेफिसिट, ये सब आपको पता है, फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए। अभी आप बजट एस्टीमेट देख रहे हो 5.9% है, इस साल का 5.9% बजट की एस्टीमेट था। जैसे पिछले साल का देखो, पिछले साल में बजट एस्टीमेट 6.4% था, और रिवाइज एस्टीमेट में भी 6.4% है, मतलब 6.4% का अनुमान था, और एक्चुअल भी कितना रहा फिजिकल डेफिसिट, 6.4% ही रहा, ठीक है। उससे पहले 6.7 है, कोविड ईयर में ज़्यादा था। तो ठीक है, ये क्लियर है ना, समझ में आ गया ये। चलो पीछे ट्रेंड दिया है, तो 22-21 में फिजिकल डेफिसिट, सारे डेफिसिट्स हाई हैं, वो आपको पता है, सरकार ने ज़्यादा स्पेंड किया है इकोनॉमी पे, है ना। इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए सरकार ने स्पेंड ज़्यादा किया है, इसलिए ज़्यादा डेफिसिट बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको। बाकी फिर राइट साइड में टेबल है, वो देख लेना, वो इम्पॉर्टेंट है नहीं कि क्या किसका क्या फिगर है, बस एक बार देख लेना कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं। जैसे टैक्स रेवेन्यू में क्या आएगा, टैक्स रेवेन्यू में कॉरपोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन इनकम, वेल्थ टैक्स, कस्टम, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम। अब किस पे कितना आ रहा है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वो ट्रेंड्स वगैरह छोड़ दो, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये छोड़ दो, देख लेना, मतलब आपको सारी चीज़ें पता है या नहीं, है ना, बाकी और कुछ नहीं। फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स अभी पता चल जाएगा, एक बार फाइनेंस कमीशन पढ़ लेंगे उसके बाद। एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, तो ये पता होना चाहिए आपको जो सरकार ने सबसे ज़्यादा खर्च किन चीज़ों पे किया है। जैसे पहले देख रहे हो आप, पेंशन है, डिफेंस है, उसके बाद सब्सिडी में 3 है, फर्टिलाइजर, फूड और पेट्रोलियम, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख रहे हो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ एक्सक्लूडिंग पीएम किसान, क्योंकि पीएम किसान अलग से दिया है, पीएम किसान। फिर कॉमर्स इंडस्ट्री, ये सरकार ने कितना खर्च किया है, जैसे आप एजुकेशन पे देख सकते हो कितना खर्च किया है ना, ठीक है। एनर्जी पे कितना है, एक्सटर्नल अफेयर्स पे कितना है, तो ये ऐसे ही रीड एक बार देखना होगा, तो बस हेडिंग्स देख लेना, और कितना खर्च किया है ये सब अभी इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि नया बजट तो आ ही जाएगा, और ये ऐसे क्वेश्चन पूछते भी नहीं है कि बताओ सरकार ने कितना खर्च किया, ये सब कुछ नहीं आता है, ठीक है। वो फिगर है, एक बार देख लिया, ठीक है, पता है काफ़ी।
चलो बजट प्रोफाइल वगैरह ठीक है, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं, परसेंटेज में दिया है वो छोड़ दो। आउटले ऑन मेजर स्कीम्स, तो इसमें जो स्कीम्स दी हैं अब आपको समझ में आ रहा है कि इसमें जो स्कीम्स दी हैं मतलब सरकार ने कितना एलोकेशन किस स्कीम के लिए किया है। तो आपको सारी स्कीमें पढ़नी है, सिंपल, ठीक है। सारी स्कीमें पढ़ने कहाँ से पढ़ोगे, अभी आ जाएगा इंडिया ईयर बुक, अभी आ जाएगा कुछ दिनों में, 1 महीने में आ जाएगा, फरवरी फर्स्ट वीक तक आ जाती है बुक। तो उसमें भी स्कीम्स मिल जाएगी, और मैंने आपको बताया बाकी कंपाइलेशन तो इंस्टीट्यूट्स के मिलते हैं, किसी भी इससे आप एक बार पढ़ सकते हो सारा, ठीक है। तो अगर मेजर स्कीम्स क्या हैं वो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगी। कोर ऑफ द कोर स्कीम जिस पे गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा है, बजटरी एलोकेशन ज़्यादा है, कोर स्कीम्स ठीक है, उससे थोड़ा है। बजटरी स्कीम्स देख लेना। चलो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर मनरेगा पर ही है। फिर ये सारी स्कीम्स हैं, है ना, 109, ये बहुत ज़्यादा स्कीम्स नहीं है, चलो देख लेना स्कीम्स, है ना, देख लेना, कुछ इसका खास मतलब है नहीं, देख लेना कहाँ पर क्या खर्च कर रही है सरकार। चलो आते हैं, ओहो ये क्या हो गया, प्रायोरिटी 6 गलत लग गई। हाँ नोट्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बजट 23-24 ये पेज है ना, अच्छा एक में गलत लग गया। एक बार चेक कर लेना सारे पेजेस हैं ना, लास्ट पेज प्रायोरिटी सेक्टर 7, प्रायोरिटी 7 फाइनेंशियल सेक्टर आज़ादी लिखा होगा वो पेज पे, वो लास्ट है, सबके पास वही पेज है लास्ट में, आज़ादी लिखा, बस बस ठीक है, ठीक है। फिर कहीं किसी एक में गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो आते हैं बजट 20, नहीं है वो पेज नहीं है, हाँ ले लो दूसरी ले लो, वो एक में किसी में आगे पीछे हो गया। हाँ तो दूसरी ले लो, वही उसमें नहीं है, आगे पीछे हो गया ना। ठीक है चलो वो हो जाएगा सही, एक पेज आगे ऊपर नीचे हो, कोई बात। चलो कॉन्टेक्स्ट ऑफ, पहले तो आपको ये समझना है कोई भी बजट आ रहा है, अब इस साल का भी बजट आएगा तो क्या समझना है पहले कि कॉन्टेक्स्ट क्या है बजट का, किस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अगर ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें सरकार को स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फिर बजट उस हिसाब से बनेगा। फिर और भी चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें जैसे क्या है, जब बजट बन रहा होता है तब पता नहीं होता है कि आने वाले साल में क्या क्या चीज़ें होगी। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, तो पहले से नहीं पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर होने वाली है ना, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ये पहले से नहीं पता होता है। तो कुछ चीज़ें क्या है, कॉन्टेक्स्ट देखना है आपको कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बजट बन रहा है, क्या पेंडेमिक चल रहा है, क्या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें सरकार को ज़्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है ना, ये सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट समझना है पहले। इसमें ये वाला जो बजट आया है इसमें पहले हम देखेंगे क्या कॉन्टेक्स्ट है बजट का, जब बजट आ रहा है तब उस समय क्या सिचुएशन है। फिर उसके बाद देखेंगे अमृतकाल, है ना, अमृतकाल सुना होगा आपने, अमृतकाल चल रहा है, क्या है अमृतकाल, 75 ईयर्स को अमृतकाल बोलते हैं ऐसा, है ना, वो तो अमृत महोत्सव तो अलग है ना, अमृत महोत्सव तो ठीक है, अमृतकाल क्या है। अच्छा अच्छा, तो वो हिंदू माइथोलॉजी की स्टोरी है, ठीक है, कि जब सारे देव और ये लोग सर्च कर रहे थे ना नदी में से, तो विष निकला, विष निकला तो फिर जो भीष्म जी थे उन्होंने आके बताया कि ठीक है अब आपको जितना स्ट्रगल करना था आपने कर लिया, अब इसमें से अमृत काल निकलेगा जिसको जिसकी तलाश कर रहे हो आप, है ना, अमृत काल, अमृत पी लिया तो फिर अब कभी मरोगे नहीं, हाँ। तो फिर अमृत काल वही है, क्या है अमृत काल, कि जितना आप स्ट्रगल आपने करना था, जितनी सारी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी थी वो अब आप झेल चुके, जैसे इंटरव्यू क्लियर हो गया है ना, लिस्ट में नाम आ गया, तो जितनी प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है लेकिन चलो ऐसा मानते हैं कि ऐसा होता है, तो सारी प्रॉब्लम्स आपने झेल ली हैं और अब क्या है, अच्छे दिन आ गए, वही अच्छे दिन, अमृतकाल अच्छे दिन है, हाँ हाँ कुछ नहीं है, अदर वर्ड्स अच्छे दिन है वो, ठीक है। तो समझ गए ना अमृतकाल का क्या मीनिंग है, अमृतकाल का ये मीनिंग है कि अब हम अमृतकाल में एंटर हो गए, एंटर हो गए, इसका ये मतलब है कि जितनी प्रॉब्लम्स जितने चैलेंजेस हमें फेस करने थे वो सब हम फेस कर चुके हैं, अब हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं, ये अमृतकाल है, ठीक है। बाकी वो स्टोरी है वो पढ़ लेना अगर इंटरेस्टेड हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, उसका कोई लेना देना है नहीं बजट से, ठीक है।
किया जाता है ऐसे, जैसे बजट को बही खाता बोल दिया किसी साल, थोड़ा वेव्स क्रिएट करनी होती है ताकि ध्यान भटके कि एक्चुअल बजट क्या है ना। अब एक्चुअल बजट, अभी आप पूछोगे बजट का किसको नहीं पता है, लेकिन सबको पता है कि अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव है, अमृत काल है। तो ऐसे वर्ड्स पिकअप किए जाते हैं। वो अब डाइग्रेसिंग, पीपल को डाइग्रेस भी करना है ना, पता चल जाएगा आपको कि किस पे एक्सपेंडिचर कम हुआ है, क्या हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बस ये, ठीक है। तो इस बजट ने कुछ प्रायोरिटीज सेट की है, जिसको मिस फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा था सप्तऋषि है। सप्तऋषि टू गाइड इंडिया टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। सप्तऋषि क्या होता है, पता होगा आपको सप्तऋषि? सप्तऋषि नहीं पता क्या है, तो फिर क्या बताऊं मैं आपको, फिर ये सब बातें भी ये तो पढ़ा होगा ना आपने। सप्तऋषि है जो इंडियन स्टार्स हैं ये, है ना, ऋषि इनको बोलते हैं। 7 कॉन्स्टेलेशन है ये इन, तो पहले, हाँ, नहीं नहीं, उसको देख के पता करते थे ना कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या ये सब चीज़ें। कॉन्स्टेलेशन समझते हैं ना आप, जिसको देख के पता लगाया जाता है कि अब किस तरफ, जैसे समंदर है तो समंदर में तो रास्ता, कोई साइन बोर्ड तो है नहीं, है ना, तो समंदर में कैसे पता लगाओगे आपके कहाँ से घूमना है क्या है, तो तारों को देख के पता लगाते हैं। तो सप्तऋषि क्या है? हुँ? हाँ, तारे हैं, सप्तऋषि तारे हैं, ये ऋषि और सप्त 7, तो 7 तारे हैं जिनको देख के पता लगाया जाता है। तो अब ये जो बजट में जो आ रहा है सप्तऋषि, ये क्या है कि इसके थ्रू इंडिया डेवलप कंट्री बनेगा, ठीक है, समझ गए ना आप? हाँ, जैसे ये बजट क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहा है एक्चुअल में, बजट ये प्रोजेक्ट करना चाह रहा है कि 1991 में हम $20 बिलियन की इकोनॉमी थे, बराबर, 1991 में। अभी 2023 में हम लगभग कितना हो गए हैं, 3.3 ट्रिलियन, है ना। तो अब ये बजट ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि आने वाले 30 साल में, मतलब 2050 के आसपास, हम 2050 2060 तक हम टॉप इकोनॉमी बन सकते हैं, लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकते हैं। तो समवेयर अराउंड $30 ट्रिलियन, ठीक है, समवेयर अराउंड 35 ट्रिलियन डॉलर। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन सारी चीज़ें अपनी जगह पे सेट होनी चाहिए, तो, है ना। तो ये टारगेट है इस तरह का कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी किस तरह बन सकते हैं, हो सकता है। देखो, इतना तो कर चुके ना हम, तो विश निकल चुका है। अब ये क्या है, अब हम अमृत काल में एंटर हो रहे हैं, अब सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। चलो, तो इसमें 7 प्रायोरिटीज़ हैं, एक वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ है, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलिशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। तो अभी ये डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन सारा, है ना। चलो, पहले आते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट। बजट के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, जिसमें सरकार का एक्सपेंडिचर होता है, सरकार की इनकम कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है। इसके अलावा क्या होता है बजट, तो इसके अलावा बजट एक होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, हमें अभी इंटरेस्ट नहीं है कि सरकार ने किस चीज़ पे कितना स्पेंड किया, सरकार का कहाँ से कितना इनकम आया। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें मेजर स्कीम्स क्या हैं, ताकि जब आप अभी प्रीलिम्स अपीयर करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल की क्या स्कीम्स थी। इस साल तो अभी नई स्कीम्स लॉन्च होगी, वो एप्लीकेबल ही होगी 1 अप्रैल से। अगर नई स्कीम आती भी है या सरकार पुरानी स्कीम पे एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, तो वो सब तो 1 अप्रैल से होगा। बाकी ये जो पूरा साल है, लास्ट अप्रैल से अभी के मार्च तक, वो क्या चल रहा है, वो तो यही है ना। तो जनरली क्या है, मैंने देखा है कि नया बजट आता है तो सब नए बजट को पढ़ने के लिए टूट पड़ते हैं। हालांकि पढ़ना कौन सा चाहिए, पिछले साल का बजट पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरा साल क्या चला है पिछला। आप क्या करोगे, अभी बजट आएगा, आप किस पे जंप करोगे? कर सकते हैं, समय है आपके पास, बहुत समय है, कर सकते हैं। तो बजट क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस पॉलिसी स्टेटमेंट भी है टू प्रिपेयर द इकोनॉमी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर लॉन्ग टर्म फोकस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। समझ में आ गया ना? चलो आते हैं तो बजट का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि बजट जिस समय आ रहा है उस समय क्या कंडीशन है इकोनॉमी की। नंबर 1, कोविड पैंडमिक नॉट फुल्ली रिकवर्ड, तो फिर नए वेरिएंट्स और एक खतरा बना है, अभी भी बन गया है ना वापस से, हाँ। तो इस तरह की चीज़ें थी, उस समय चल रही थी। तो सरकार, गवर्नमेंट जो है ये इसको पब्लिक वेलबींग के लिए ज़्यादा स्पेंड करना है। अगर इकोनॉमी लॉकडाउन है
या फिर कोविड पेंडेमिक चल रहा है तो लोग अभी रेस्ट्रिक्टेड हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो गवर्नमेंट को स्पेंड ज़्यादा करना है। ये एक, इससे आप ये चीज़ एक समझ सकते हैं। दूसरा क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। रशिया यूक्रेन वॉर है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस इज़ हाई ड्यू टू डिसरप्शन इन सप्लाई चेन। अब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो बाकी चीज़ों की कमोडिटी की भी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो ये उस समय रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो ये अनसर्टेनिटी है कि अभी आगे क्या होगा नहीं होगा पता नहीं है। इसराइल पैलेस्टीन से तो ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा है ना इकोनॉमी वाइज, बाकी तो आप लोग समझदार हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल की कोई नहीं सुन रहा तो फिर और किसकी क्या सुने। चलो, ग्लोबल मॉनेटरी टाइटनिंग एंड स्लो डाउन। अब ग्लोबल मॉनेटरी टाइटनिंग का ये मतलब है कि सब जगह इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन चल रहा है क्योंकि कोविड था। तो इंडिया में हमारे यहाँ टॉलरेंस लेवल इसका ज़्यादा है इन्फ्लेशन का, हमने देखा था ना 2% से 6% है। तो ये इसलिए ज़्यादा है कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में इतना नहीं होता, हार्डली 2%, 3% इन्फ्लेशन वहाँ के लिए ज़्यादा है, उतना इन्फ्लेशन वहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब फिर क्या है, इंटरेस्ट रेट सब जगह, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोग इंडिया से पैसा ले जाएंगे। क्यों इंडिया से पैसा ले जाएंगे? अगर आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर हो, आप मान लो कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ आपको लगता है कि यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ इन्वेस्ट करते हो, तो आप क्यों इन्वेस्ट करोगे इंडिया में अगर आपको यूएस में सेम रेट मिल रहा है तो, है ना, क्योंकि यूएस इंडिया से ज़्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, ऊपर से फिर वो डॉलर का पता है आपको कि ऑलमोस्ट ग्लोबल करेंसी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और डेवलप कंट्रीज़ में हमारे बराबर का या हमसे आसपास का भी, हमसे थोड़ा कम भी इंटरेस्ट रेट होगा तो भी लोग चले जाएंगे यहाँ से। पढ़ा होगा ना आपने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जल्दी से आता है जल्दी चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि लोग क्विक डिसीजन कर सकते हैं वहाँ पर, क्विक डिसीजंस ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है, बहुत बहुत सारे बैरियर्स नहीं है कि आप क्यों नहीं ले जा सकते पैसा, है ना, ठीक है। सो ग्लोबल मॉनेटरी टाइटनिंग एंड स्लो डाउन, इंटरेस्ट रेट राइजिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यूएस और यूरोप में तो लोग पैसा वहाँ इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ समझेंगे, वहाँ ज़्यादा प्रॉफिटेबल समझेंगे। मनी आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया टू यूएस। फ्रेलिटीज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी फर्दर कंट्रीब्यूटेड टू वीकनिंग ऑफ ग्रोथ फोरकास्ट। चाइना में पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रहा है, कभी यहाँ लॉकडाउन हो जा रहा है, वहाँ लॉकडाउन हो जा रहा है ना, चाइना के रीजनल एरियाज़ में। तो उस वजह से जिस समय ये बजट आ रहा था उस समय बहुत ज़्यादा क्लियर सिचुएशन नहीं थी चाइना की। चाइना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाइना सब ग्लोबल सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाइना ही प्रोडक्ट बना रहा है ना, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना है। तो अगर चाइना में लॉकडाउन होगा या चाइना में ठीक से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है और फ्रीक्वेंट लॉकडाउन्स लग रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी अनसर्टेन है, तो फिर इसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है, ठीक है। चलो, ये सिचुएशन चल रही है, उस समय क्या सिचुएशन चल रही है वो देख रहे हैं हम। इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली अबव द कंफर्ट लेवल, 6% अबव चला गया था इन्फ्लेशन रेट, है ना, तो उसको भी कंट्रोल करना है सरकार को ये। तो अब विजन फॉर अमृतकाल क्या है? क्या क्या सोच रहे हैं हम अमृतकाल में हम क्या करेंगे, है ना, तो वो पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। अमृतकाल में क्या करें? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फर्स्ट। क्यों एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे क्यों फोकस कर रहे हैं हम? क्योंकि विमेन पार्टिसिपेशन जो है लेबर फोर्स में, इसका परसेंटेज हमें बढ़ाना है ना। बहुत पीछे हैं हम, 27% आई गेस, 27-26% इस तरह का है रेट, है ना। तो वो 50% होना, ऑलमोस्ट 100% होना चाहिए, क्योंकि जितने मेन हैं उतने ही वुमेन काम कर रहे हैं, तो 100% होगा। अभी 26-27% है, मैं PLFS डेटा बता दूंगा एक बार। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे तो ये रेशो 86% तक है, 86%। हमारे यहाँ कम है, तो ये बढ़ाना है हमें, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है लेबर फोर्स में, है ना। तो इसके लिए क्या है, दीनदयाल अंत्योदया योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ये। 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप समझते हैं ना आप, विमेन विमेन मिलके एक कोऑपरेटिव चला रहे हैं, ठीक है। विमेन विमेन मिलके एक कोऑपरेटिव, जैसे लिज्जत पापड़ है, तो सारी विमेन मिल गई और उन्होंने बना लिया पापड़, और उसी को वही लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ विमेन हैव बीन क्रिएटेड एंड दे विल बी सपोर्टेड विद फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल हेल्प, ठीक है। दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विमेन बाय मेकिंग देम entrepreneur और प्रोड्यूसर। क्लियर है?
अब ये क्या मतलब है आपका इस ये पढ़ने का, कि इस स्कीम को अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये मतलब है ये बता। हाँ ठीक है, वो अलग है, वो पॉलिटी में पढ़ना आराम से। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, देखो ये हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं, जो आर्टिसंस हैं, ये जो इनकी स्किल्स हैं, लेकिन इनकी स्किल्स डिफरेंट हैं। डिफरेंट है इन द सेंस कि ये इनफॉर्मल सेक्टर में है, जितने भी आर्टिसंस होते हैं हैंडीक्राफ्ट्स वाले, ये मोस्टली किस में होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर्मल सेक्टर में हो। तो फॉर्मल सेक्टर तो ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन इनकी स्किल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट लोग हैं इकोनॉमी में, है ना, इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट लोग हैं, हालांकि ज़्यादातर क्या है, इनफॉर्मल है। तो इसको आप फॉर्मल भी बना सकते हो। फॉर्मल कैसे बनाओगे, जब आप इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन कराओगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब है, बैंक अकाउंट ठीक है, बैंक अकाउंट ठीक है, उसके अलावा क्रेडिट इंक्लूजन, जब आप इनको क्रेडिट दोगे, बैंक से क्रेडिट इनके लिए अवेलेबल होगा, तो फिर क्या है, इनके ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उतना इन्वेस्ट करने का वो नहीं होता है, हैबिट नहीं है इन्वेस्टमेंट की। देखा होगा ना आपने, आर्टिसंस हैंडीक्राफ्ट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फोकस नहीं होते हैं, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में है नहीं। तो अब इनको फॉर्मल सेक्टर में लाने के, ऑर्गेनाइज फॉर्मल सेक्टर में लाने की कोशिश है। तो इसके लिए है पीएम विश्वकर्मा कौशल विकास सम्मान। हाँ, पीएम विकास हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स आर्टिसंस, क्योंकि सारा काम हाथ से होता है, मशीन का रोल कम होता है इसमें। विल बी गिवन फाइनेंस, ट्रेनिंग ऑफ स्किल्स, मार्केटिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज एंड कनेक्टिंग दम टू एमएसएमई सप्लाई चेन। तो इसकी वजह से इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो बढ़ेंगे, है ना। एमएसएमई सप्लाई चेन से आपने कनेक्ट किया है, तो एमएसएमई देखेंगे कि किस तरह इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में। हाँ, small artisans will also be given digital payment accessibility and social security. Approx 22% people working in handicrafts and small artisans. तो समझ रहे हो, एक अच्छा खासा लेबर फोर्स इसमें काम कर रहा है आपका। तो इसको आप क्रेडिट इंक्लूजन भी करना चाहते हो और फ्यूचर ग्रोथ के लिए स्किल डेवलपमेंट भी कराना चाहते हो, ठीक है, ये है ये स्कीम। टूरिज्म सेक्टर, इट हैज़ पोटेंशियल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो टूरिज्म में क्या होता है, सबको जॉब मिलता है ना। लोग देखा होगा आपने, लोग दिल्ली घूमने आते हैं तो सबको जॉब मिलता है। पॉटर जो कूली होता है सामान लेके चलने वाला, उसको भी जॉब मिलता है। वहाँ से लेके ड्राइवर्स जो सेमी स्किल्स हैं, तो ड्राइवर्स को भी जॉब मिलता है। और इसके अलावा जो छोटी दुकानें होती हैं उनको भी जॉब, उनका भी बिजनेस होता है। और जो हाई क्लास, इसमें हाई क्लास में आ गए जो टूरिज्म मैनेजर्स हैं, कंपनीज हैं बड़ी, है ना, होटल्स हैं, तो इसमें इनको भी बिजनेस मिलता है। तो नीचे से लेके ऊपर तक सबको बिजनेस मिलता है। और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है भाई। लाल किला बन गया बन गया, अब तो मेंटेनेंस करना है ना, लाल किला तो नहीं बनाना है ना दोबारा, मेंटेनेंस करना है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने वही किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो सब लीज कर दिया है कि आप प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो संभालेंगे इनका जो मेंटेनेंस है। हाँ, बिका नहीं है, सब बेच दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो लगता है आपको सब बिक गया, सब बिक गया, बिका कुछ नहीं है। लीज पर मिलता है मेंटेनेंस के लिए। गवर्नमेंट क्यों, गवर्नमेंट का क्या रोल है उसमें मेंटेनेंस, रोज झाड़ू लगाना सरकार का काम नहीं है ना, है प्राइवेट कंपनी देख ले, ठीक है। तो सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वो नहीं होना है, नहीं बिकता विकता नहीं है ऐसे। चलो ठीक है, बाकी फिर बेचना चाहे तो बेच भी सकते हैं, तो पता ही है आपको। चलो, इट हैज़ पोटेंशियल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑल्सो हेल्पिंग इन सॉफ्ट पावर डेवलपमेंट। सॉफ्ट पावर डेवलपमेंट किस तरह, वो स्टोरी सुनी होगी ना आपने, जब यूएस का डिसीजन था कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराना है, तो पहले था कि टोक्यो पे गिराएंगे, है ना, टोक्यो। फिर वो नहीं गिराया, क्योंकि वो जो मिनिस्टर थे उस समय वो अपने गए थे वहाँ घूमने कभी, है ना, हनीमून के लिए। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा शहर है, वहाँ नहीं गिराएंगे, इधर गिराएंगे, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर में हेल्प करता है इस तरह से टूरिज्म, ठीक है। इट हैज़ पोटेंशियल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑल्सो हेल्पिंग इन सॉफ्ट पावर डेवलपमेंट। 50 न्यू टूरिस्ट हब्स विल बी डेवलप। टूरिस्ट हब का क्या मतलब होता है, टूरिस्ट हब का मतलब होता है कि जैसे अभी लाल किला है, तो लाल किला टूरिस्ट हब है, लेकिन उसको और चीज़ों से कनेक्ट कर दिया, कुछ प्राचीन एक मंदिर ढूंढ के निकाल लिया 1 किलोमीटर की वेसिनिटी में। तो 1 किलोमीटर की विसिनिटी में अगर कुछ मिल गया तो लोग लाल किला देखने तो आ रहे हैं, यहाँ से फिर ऑटो ले लिया या मिनी बस ले ली, कुछ लेके फिर वहाँ भी चले गए, तो एक क्लस्टर डेवलप हो गया। आ रही बात समझ, लाल किला नहीं देखें आप, सब कुछ देख लो, ठीक है। वो है ना डीटीडीसी की स्कीम है, 500 रुपये जमा करो, पूरा जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं सब घुमा देंगे आपको, हाँ, एसी बस में अच्छे से आराम से, पूरा दिन का ट्रिप होता है। तो ये क्या है, हब क्लस्टर बना लिया आपने। तो ऐसे 50 नए हब बनाने की बात की है।
अब दिक्कत क्या है इन सब चीज़ों में कि गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है, ये सब किया कितना है वो अभी फिर इकोनॉमिक सर्वे आएगा फिर देख लेना कितना किया है ना। दिक्कत हमारे यहाँ यही है, हम प्रोजेक्ट करते हैं फिर कोई और आके याद दिलाता है कि आपने तो पिछले बजट में बोला था, किया नहीं अब तक। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर अब करते हैं, इस साल करते हैं, फिर वो ऐसे कंपाउंड होता चला जाता है। लिख लो उसमें 50 न्यू टूरिस्ट हब्स विल बी डेवलप्ड, लिखा नहीं है ना, टूरिस्ट हब्स विल बी डेवलप्ड। तो उसमें क्या क्या कर रहे हैं टूरिस्ट हब्स डेवलप करने के लिए, एक दो लाइन लिख लो उसी के नीचे, है ना स्पेस? हाँ हाँ लिख लो। अच्छा लिखा है ना, लिखा है ना, एफर्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेट, अच्छा मुझे लगा नहीं लिखा, सॉरी सॉरी, ठीक है लिखा है ना, हाँ चलो बढ़िया। एफर्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड आल्सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, समझ रहे हैं ना, सरकार सेंट्रल स्टेट अगर आपके स्टेट में आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट भी मिलके स्पेंड करेगी उसके ऊपर, उसको हब बनाने के लिए कोशिश करेगी। और दूसरा है कि अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है ऑन मिशन मोड बेसिस। मिशन मोड बेसिस का मतलब होता है कि आप कंटिन्यूसली इवेलुएट कर रहे हो कि कितना काम हुआ, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि अनाउंस कर दिया और फिर छोड़ दिया। मिशन मोड का मतलब होता है आप कंटिन्यूसली इवेलुएशन उसका चल रहा है, इसको बोलते हैं मिशन मोड। ठीक है, जैसे हम मिशन मोड पे इकोनॉमी खत्म करने वाले हैं। फिर ये क्या है, ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ क्या है, ग्रोथ विथ सस्टेनेबिलिटी। अच्छा समझते हैं ना आप सस्टेनेबिलिटी, तो जो भी ग्रोथ है वो कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल होना। जैसे मैंने आपको बताया था पहले क्या पढ़ते थे, पहले हम पढ़ते थे, पहले क्या इंपॉर्टेंट होता था हमारे लिए, ग्रोथ। फिर हमने देखा कि ग्रोथ की वजह से सबका भला नहीं होता है, तो हम कहाँ पर आ गए, डेवलपमेंट पे आ गए। अब हम किस पे आ गए हैं, डेवलपमेंट पर, है ना। पढ़ा ना आपने वो ग्रेट डिप्रेशन के बाद, ग्रेट डिप्रेशन के बाद फोकस किस पे हो गया, वेलफेयर स्टेट्स आ गए, देखा होगा आपने, हाँ वेलफेयर स्टेट्स, तो डेवलपमेंट। अब हम किस पे आ गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो भी डेवलपमेंट है आपका ये कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तीन समझ सकते हैं आप ऐसा, तीन फेसेस हैं, है ना। एक तो ये इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए, तो ये इकोनॉमिकल होना चाहिए। दूसरा कैसा है, ये सोशल होना चाहिए। और तीसरा जो डायमेंशन इसमें ऐड हुआ है वो क्या है, इन्वायरमेंटल। ठीक है, सो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करके अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं तो, या इन्वायरमेंट को डिग्रेड करके अगर आप डेवलप हो रहे हैं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि इन लॉन्गर रन आपको नुकसान पहुंचाएगा। और अब नुकसान हम देख रहे हैं, है ना। इस समय पे दिल्ली का टेम्परेचर कितना होता था, 3 डिग्री 4 डिग्री, देखते हो आप, नहीं देखते हो, क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। स्नो कवर नहीं है, स्नोफॉल नहीं है ना, स्नोफॉल, हाँ कहाँ है स्नोफॉल, दिल्ली में तो होता नहीं है, जहाँ होता है वहाँ भी नहीं है। तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर स्नोफॉल नहीं है, स्नो कवर बढ़ेगा नहीं, तो फिर गर्मियों के मौसम में आप पानी कहाँ से पियोगे, ये सारी प्रॉब्लम है। तो डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके लिए यूनाइटेड नेशन के क्या है, 17 यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किए हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ लेना, सारे सारे याद होने चाहिए बिल्कुल। जैसे पहला क्या है, ज़ीरो पॉवर्टी, दूसरा क्या है, ज़ीरो हंगर, है। तीसरा क्या है, क्वालिटी हेल्थ। फिर फोर्थ क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। चलो इतनी जगह है यहाँ पर, लिख लेना सारे 17, देख लेना 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऐप भी आता है इसका, मोबाइल ऐप, वो भी डाउनलोड करके सारे टारगेट्स वगैरह क्या है एक बार अच्छे से देख सकते हो। 2030 तक इसको अचीव करने का टारगेट है, 2030 तक सारे कंट्रीज। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जितनी कंट्रीज़ हैं सब अपना एफर्ट लगाएंगे। मैंने आपको बताया था नीति आयोग ने इसको ही कॉपी करके एक नेशनल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स बनाया है। ठीक है, चलो लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई वाइटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता नहीं हूँ क्योंकि वो मुझे भी नहीं याद है। चलो, हाँ मैंने अब तक, मेरा ख्याल है ये मैंने 5th टाइम या 6th टाइम बताया है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ना है। चलो, पीएम विश्वकर्मा कौशल, ठीक है, देना है ध्यान, देना है थोड़ा ध्यान देना है। चलो, ग्रीन एनर्जी समझ रहे हैं ना आप, फिर ग्रोथ विथ सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है। हाँ, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सरकार ने
पैसा काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अभी चूंकि नया है, अभी ग्रीन हाइड्रोजन इतना पुराना नहीं हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये नया है। नया है का ये मतलब है कि अभी अनसर्टेन है कि पता नहीं आगे किस तरह से डेवलप होगा ग्रीन हाइड्रोजन। बट ग्रीन हाइड्रोजन अभी हम पढ़ेंगे, ये अभी नहीं पता है ना आपको ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन नहीं पता है ना, ग्रीन हाइड्रोजन पता चलेगा जब साइंस की क्लास होगी कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। बहुत सारे हाइड्रोजन है, हालांकि हाइड्रोजन क्या है, कलरलेस है। हाइड्रोजन क्या है, कलरलेस है। लेकिन आप सारे हाइड्रोजन पढ़ोगे, पिंक हाइड्रोजन, टर्कॉइस हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन पढ़ोगे, ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन। तो ये क्या है, ये क्या सोर्स है। अगर इनको प्रोड्यूस करने में ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन हो रहा है तो इनके डिफरेंट कलर हैं। अगर इनको प्रोड्यूस करने में ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन नहीं हो रहा है तो फिर ये ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज़ करना चाहते हैं, तो यही क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन। यही ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पढ़ेंगे, वहाँ आप समझ जाओगे कि ये क्या है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आपको पता है, हालांकि ये भी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इंडिया हब है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर कहाँ है, हाँ गुरुग्राम है, गुरुग्राम। ग्रीन फार्मिंग, ग्रीन फार्मिंग समझते हैं आप, पीएम कुसुम स्कीम हमने एग्रीकल्चर में देखा था। पीएम कुसुम स्कीम जो सरकार, फार्मर्स जो हैं वाटर पंप यूज़ करते हैं, तो उनको कौन से पंप दिए जाएंगे, सोलार पे चलने वाले, ठीक है। वाटर पंप जो सोलार पे चलते हैं। धूप ही नहीं है सर सर्दियों में, क्या चलेंगे सोलार पंप। ग्रीन मोबिलिटी पुश टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देख रहे हैं आप, ईवीज है ना, चल रही हैं सारी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज सब आ गई, ठीक है। तो हो जाएगी ना। एक ज़माने में पेट्रोल भी महंगा था, पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियाँ भी बहुत महंगी होती थी, अब नहीं है। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी नहीं रहेगी। और चल रहा है ना, ओला उबर तो चल रहा है, स्कूटर आ गया ना, धीरे धीरे कम हो जाएगा, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। और गवर्नमेंट की तरफ से मैंने आपको बताया था ना, किसी भी पॉलिसी के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, एक पुश फैक्टर और एक पुल फैक्टर, है ना। पुश फैक्टर आपको, जो आप अभी यूज़ कर रहे हो उसको डिस्करेज करते चले जाएंगे, तो क्या होगा। अभी आपने देखा ना सरकार कितना ज़्यादा स्पेंड कर रही है किस पे, पेट्रोलियम सब्सिडी पे। नहीं देगी सरकार, पेट्रोलियम सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो ये अपने आप एक पुश फैक्टर का काम करेगा ना, आपको यहाँ से धकेल के यहाँ करेगा, क्योंकि बिजली तो चोरी की चला लेते हैं, तो फिर वो चार्ज करना उतना बड़ा इशू नहीं है। और केजरीवाल जी, पता ही है आपको, तो दिल्ली में तो नहीं होना चाहिए ना, 4-5 मीटर लगा लो, चलाओ। एफिशिएंट टू यूज़, नहीं ये सब बातें मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, इसको सीरियस नहीं लेना है। फिर ग्रीन मोबिलिटी पुश टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, ग्रीन इक्विपमेंट्स, ग्रीन इक्विपमेंट्स वही, फिर ग्रीन हाउस गैसेस, कोई भी चीज़ कर रहे हो आप तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन नहीं हो, वही ग्रीन है, वही ग्रीन है, फिलहाल यही मान के चलो कि वही ग्रीन है, जहाँ पर भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं है। ये समझ चुके आप थोड़ा, ये क्या है, ओवरऑल एक फ्रेमवर्क है कि इस तरह का काम गवर्नमेंट करना चाहती है बजट के थ्रू, है ना। चलो आते हैं प्रायोरिटी, जो सप्त ऋषि हैं, तो सप्त ऋषि में से पहला ऋषि क्या है, हाँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जब तक इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ सबका है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें कुछ और ऐड किया है, अभी मुझे याद नहीं है क्या ऐड किया था, कुछ ऐड किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, हाँ हाँ विश्वास के बाद, हाँ सबका प्रयास, सबका प्रयास, मिल तो नहीं रहा, लेकिन चलो मैं बता दूंगा, वो वही है सबका प्रयास, कि सबको कोशिश करनी है ना। आ रही है बात समझ, सबका प्रयास समझ में आ रहा है ना, हाँ सब। देखा ना आपने, आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्ट सबको इंक्लूड किया है ना, क्यों इंक्लूड किया है, सब मिलके प्रयास करेंगे तो हम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। चलो कोशिश करना है, अपना काम कोशिश करना है, बाकी क्या होगा नहीं होगा वो तो नहीं पता ना आपको। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सबसे पहले हम आते हैं एग्रीकल्चर पे, क्योंकि फार्मर को डेवलपमेंट में इंक्लूड करना सबसे बड़ा चैलेंज है कितना आप डेवलपमेंट, क्योंकि कितना परसेंट आता है जीडीपी का, ऑलमोस्ट 14%, 14% जीडीपी का आता है। और कितने लोग इन्वॉल्व हैं, अलाइड एक्टिविटीज़ ले लें तो 55%, सिर्फ एग्रीकल्चर लेंगे तो 45%। तो इतना पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इतना है, इसका मतलब पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो इसलिए किसको इंक्लूड कर रहे हैं पहले हम, एग्रीकल्चर को, ठीक है। एग्रीकल्चर में पहले क्या है, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन। क्या है एग्रीकल्चर कोऑपरेशन का मतलब, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं आप, जैसे आप आसानी से गूगल यूज़ कर लेते हैं ना, कोई फीस देनी है गूगल यूज़ करने के लिए नहीं,
कोई भी जाके सर्च कर सकता है, तो ओपन है ना, विकीपीडिया ओपन सोर्स है। तो एग्रीकल्चर कोऑपरेशन में क्या होगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग, कौन सी सॉइल किस फसल के लिए अच्छी है, कौन सी क्रॉप होनी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए, ये सब क्या है, एक ओपन लाइब्रेरी फॉर्म में एक सोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ओपन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैसा होगा, ओपन सोर्स होगा, ओपन स्टैंडर्ड, इंटर ऑपरेबल पब्लिक गुड। इंटर ऑपरेबल मतलब एक हाँ, एक दूसरे के साथ आप इसको मतलब दूसरी चीज़ों के साथ भी लेकर चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, तो फिर इसमें मार्केटिंग का भी डेटा आ गया कि कहाँ पर कौन सी चीज़ ठीक दाम में मिलेगी। जैसे ई नैम है, ई रकम है, अभी पढ़ेंगे ई नैम, अभी एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा है ना हमने। ई नैम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई रकम भी उसी से रिलेटेड है, तो जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ई नैम समझ रहे ना। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक फिजिकल भी होता है और एक इलेक्ट्रॉनिकली भी है। इलेक्ट्रॉनिकली का ये मतलब है कि जैसे तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मान लो राइस की, और राइस वहाँ पर नहीं है, तो पंजाब वाले को अच्छा दाम मिल सकता है वहाँ पर। अब उसमें फिर वो ट्रांसपोर्टेशन एक इशू है, लेकिन आप इतना समझो, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट वन वन नेशन वन मार्केट वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई कहीं का भी किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सके, ये सुविधा उपलब्ध करानी है। हाँ, होगी, एग्रीकल्चर है ना। फेल हो गई, लेकिन गवर्नमेंट तो कोशिश करेगी ना इसको आगे बढ़ाने की। तो ई नैम क्या है, वो एक पोर्टल के थ्रू होगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली। पॉलिसी कैसे पास हो लगता है आपको ऐसा, किसान अपनी मंडी तक पहुंचने के बाद कोई अर्निंग नहीं बचती है किसान की, कौन पहुंचाएगा पंजाब से तमिलनाडु। अब फिर पता है आपको, फिर तो चलो सारी बातें फार्मर सेंट्रिक सोल्यूशन है ना। किसी भी चीज़ का सोल्यूशन जब हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पार्ली जलाना है, तो पार्ली जलाने के लिए हम फार्मर सेंट्रिक सोल्यूशन निकालेंगे। फार्मर सेंट्रिक जिसमें फार्मर का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो, फार्मर का बहुत ज़्यादा घाटा नहीं हो, मतलब फार्मर को हमेशा एट द सेंटर ऑफ ग्रोथ रखना है, ये मतलब है फार्मर सेंट्रिक सोल्यूशन का। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं कि फार्मर की ग्रोथ होगी तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ अपने आप होगी। ये एक इसका एक समझ सकते हैं आप, एक परसेप्शन है इस स्कीम्स का। फिर फंड वंड बनाए हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, ये सेटअप करेंगे टू प्रमोट एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स। अब ये एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स क्या करेंगे, टोमेटो और ब्रिंजल नहीं उगाएंगे ये। एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स का काम ये होगा कि डेटा कलेक्शन, है ना, कि कहाँ पर कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है, तो ये स्टार्टअप गवर्नमेंट सेटअप करवाएगी फंड देकर, है ना। एक फंड क्रिएट किया है, यहाँ से स्टार्टअप क्रिएट करने में आसानी होगी, और ये स्टार्टअप्स हेल्प करेंगे फार्मर्स को, असिस्ट करेंगे, है ना। आ रही है बात समझ। हाँ, थोड़ा डिस्टेंट है, लगता है कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन हाँ चल रहा है, प्रोग्राम है इस पर। क्योंकि फार्मर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना पढ़े हो, फार्मर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे कितना कनेक्टेड हो, समझ रहे हो ना। हाँ, फार्मर से कितना कनेक्टेड हो वो मेन इंपॉर्टेंट इशू है। एक बार आप उनसे कनेक्ट कर गए तो फिर वो आपकी सारी बातें मान लेंगे, लेकिन जब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हो, आप कितनी भी, यही तो दिक्कत है ना। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे यहाँ, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन फार्मर से फिर कोलैबोरेशन नहीं है, कनेक्शन नहीं सेट होता है, तो वो स्केप्टिकल होते हैं कि पता नहीं कितना क्या कैसे। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स क्या करेंगे, एम्ड एट ब्रिंगिंग इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशन। जैसे कि इरिगेशन में हमने देखा है ना, इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, तो माइक्रो इरिगेशन में किस तरह काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं हो, माइक्रो इरिगेशन से काम कर सकें। ठीक है, और टू ब्रिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इन्हांसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन क्रॉप। ये एक लॉन्ग स्टेबल कॉटन क्रॉप टाइप है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है। इसमें फाइबर जो होता है काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग होता है ना, लंबे धागे होते हैं इसमें। तो इसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि ये एक्सपोर्ट वैरायटी का है तो ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं फार्मर्स इस पर, और हमारा फिर एक्सपोर्ट होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पता है आपको, है ना। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच विल बी फॉलोड। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच तो समझते हो ना आप, हाँ वही स्पोक हब मॉडल वाला टाइप। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सब में क्लस्टर बेस्ड अप्रोच जहाँ भी एग्रीकल्चर है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ की एक्टिविटी है, रूरल एरिया की एक्टिविटी है। तो रूरल एरिया में सारे आप सब जगह पहुँच के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तो आप ऐसा कर सकते हो कि किसी डिस्ट्रिक्ट को टारगेट कर लिया, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, और जितने विलेजेस आते हैं वो सब वहाँ से कनेक्ट हो गए, तो एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। आ रहा है समझ में ना?
तो ये समझ में आ रहा है ना कि बजट सिर्फ ये नहीं है कि किस पे कितना पैसा खर्च करोगे, वो तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है ना, मैंने वो सारा स्किप करा दिया, वो टेबल उसका कोई मतलब नहीं है। आपको ये पढ़ना है कि बजट प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। बाकी तो आपको सारी चीज़ें पता है, कैपिटल रिसीट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, डेफिसिट्स क्या होते हैं, ये सारा पता है। तो वो फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बजट में जो चीज़ें आती है ना, देख जिसको आप देखते हो कि अच्छा बजट इस पे इतना खर्च होगा, हार्डली मैटर करता है। वो क्या मैटर करता है आपके लिए, कौन सी स्कीम को प्रमोट कर रही है सरकार। जैसे अभी ये देखा फंड है, फंड पे क्वेश्चन आ जाएगा। और क्वेश्चन आए नहीं आए, जब एग्रीकल्चर पे लिख रहे हो तो रिसेंट इनिशिएटिव्स के बारे में लिखोगे ना। अभी जो मैंने आपको नोट्स दी है उसमें एग्रीकल्चर बेसिक है, वो स्टैटिक सिलेबस है, वो कोई भी वो ऐसी कोई उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है जो एकदम मैंने आपको यूनिक निकाल के बता दी है। वो एग्रीकल्चर में वही पढ़ा जाता है, सब वही पढ़ते हैं, वही लिखते हैं। ये जो चीज़ें हैं इनको जब आप लिखोगे तो ये आपके आंसर में एड ऑन है। आ रही है बात समझ। चलो, तो फिर इन्हांसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन क्रॉप हो गया। आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लान प्रोग्राम, ठीक है, क्या है ये, आउटले ऑफ 2200 करोड़ रुपीस, तो सरकार इसके लिए 2200 करोड़ रुपए एलोकेट कर रही है। टारगेटिंग डिजीज फ्री क्रॉप, हाई वैल्यू क्रॉप्स, मेनली विल हेल्प इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हॉर्टिकल्चर ऐसे भी मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल हमारे यहाँ ज़्यादा है, बट हम अंडर परफॉर्म करते हैं उसमें, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वगैरह नहीं है, ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो सरकार इस पर 2200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि हॉर्टिकल्चर को प्रमोट मिले। और आत्मनिर्भर तो समझते हो ना आप, क्या है आत्मनिर्भर, नहीं सेल्फ डिपेंडेंस नहीं। चलो, ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, श्री अन्ना है ना, मिलेट्स को श्री अन्ना कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये हम ग्लोबल हब बनना चाह रहे हैं मिलेट्स के प्रोडक्शन में। गवर्नमेंट विल सेटअप इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मिलेट्स हैदराबाद, ये पिछले साल बजट में कहा था सरकार ने। एंड विल बी गिवन स्टेटस ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस किस लिए, रिसर्च के लिए, फॉर रिसर्च एंड हायर प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना है मिलेट्स का। हम ग्लोबल हब बनना चाह रहे हैं। अब मिलेट्स उस फॉर्म में नहीं यूज़ होगा जैसे जिस फॉर्म में अब तक हो रहा था ना, जैसे आपने डायरेक्ट आपने रागी की रोटी बना ली, तो वो अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस वैसा नहीं है। नहीं नहीं, एक्सपोर्ट तो करना है ठीक है, लेकिन अपने यहाँ भी उसको कंजम्पशन भी करवाना है ना। तो ये किस फॉर्मेट में होगा, ये फॉर्मेट में होगा। आपने चिप्स बना लिए, बिस्किट्स बना ली, है ना, पोटैटो चिप्स बनता है ना, हाँ, तो ऐसे ही दूसरा चिप्स भी बन सकता है। तो कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीज़ें बनाएं जिससे इनका कंजम्पशन बढ़े। बाकी आपको पता है मिलेट्स के बेनिफिट पता है ना, कंजम्पशन क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, मोनोक्रॉपिंग से छुटकारा मिलेगा। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, ये वाटर इंटेंसिव नहीं है। आप इसकी जगह राइस और वीट उगा रहे हो, वाटर ज़्यादा खर्च कर रहे हो, है ना। तो अगर मिलेट्स पे आओगे तो वाटर कम खर्च होगा। हाँ, वेदर, तो ये क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स भी हैं, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें सर्वाइव कर लेता है ना, ये सारी चीज़ें। चलो ठीक है, बाकी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और डिकेड ऑफ मिलेट्स ये सब पता है आपको, है ना। चलो, गवर्नमेंट विल सेटअप, ये हो गया। एग्रीकल्चर क्रेडिट, तो किसान को लोन देने की बात है। तो 23 के बजट में कितना एलोकेट किया था सरकार ने, 16.5 ट्रिलियन। एक्चुअली कितना दिया है, 16.8। फर्क समझ में आया बजटरी एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट का, ये जो मैं आपको बता रहा था, बजटरी एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट। ये बजटरी एस्टिमेट है, कितना सरकार ने सोचा था खर्च करेंगे, 16.5, कितना खर्च किया 16.8। ये है बजटरी एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट। और फिर इस साल के लिए सरकार ने कितना प्रोजेक्ट किया, 20 ट्रिलियन। आया समझ में। फिर यार आते नहीं हैं आप लोग, अभी ऐसे ही 2-3 दिन छुट्टी थी, तो अब तो आना चाहिए ना लेक्चर में। अभी 2 लोग गायब हैं, 1-2। फिर कैसे ये सब चीज़ें समझ पाते हो, फिर जो छूट जाता है वो आ जाता है वीडियो से समझ में। मुझे तो नहीं लगता कि वीडियो में मैं बता पाता हूँ कुछ। चलो, न्यू सब स्कीम फॉर पीएम मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज के लिए, है ना। मत्स्य संपदा समझते हो ना, मछली, 6,000 करोड़, ये एक सेपरेट स्कीम है अलग से, ठीक है। तो ये फिशरीज के लिए हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम कोऑपरेशन, सहकार से समृद्धि, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, हाँ। सहकार कोऑपरेशन, तो कोऑपरेटिव्स बेटर काम करते हैं। तो इसमें क्या है, डेवलपिंग कोऑपरेटिव्स फॉर मल्टीपर्पस एक्टिविटीज़, सीड्स के लिए, मार्केट ट्रेनिंग के लिए, ये सब के लिए क्या होगा, फार्मर्स के कोऑपरेटिव्स बनाए जाएंगे। एफपीओस पढ़ा है आपने, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, पढ़ेंगे अभी हम नहीं पढ़ा है आपने, तो एग्रीकल्चर बचा हुआ है ना अभी।
तो सहकार से क्या है, समृद्धि है ना, मतलब आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो सब प्रॉस्पर हो जाएंगे, ये ऐसा सरकार मानती है, एटलीस्ट बजट के लिए तो मानती है। कंप्यूटराइज, बाकी फिर सस्पेंड करना अलग बात है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड एंड गवर्नमेंट हैज़ allotted 2516 करोड़ रुपीस फॉर दिस कंप्यूटराइजेशन, है ना, कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं कि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ जो लोन देंगी किसानों को, है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ बोलते हैं, वो फार्मर्स को लोन देने का काम करती हैं, ठीक है। तो उसका डिजिटाइजेशन हो जाएगा तो किसान को बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्ट करना, चॉइस, हाँ, चॉइसेस किसानों की बढ़ जाएगी कि कहाँ से लोन लेना है, कहाँ पर कम रेट पर लोन मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा एक बार तो, हालांकि हो गया, ठीक है। प्रायोरिटी 1 में एक तो हमने डिस्कस किया क्या, एग्रीकल्चर, समझ में आ गया एग्रीकल्चर से इंक्लूसिव डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है, आया समझ में इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। हाँ, अब आते हैं हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ एजुकेशन एंड स्किलिंग, क्योंकि ये काम करता है ना, किस में काम करता है ये, इंक्लूसिव ग्रोथ में हेल्थ एजुकेशन काम करता है ना, स्किल डेवलपमेंट हेल्थ एजुकेशन पढ़ा है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ याद है, टॉपिक एक पढ़ा था हमने, नोट्स दिया था मैंने आपको, प्रिंट करा के पढ़ाया था, हाँ। नर्सिंग कॉलेजेस बनाए जाएंगे 157, अच्छा ये नंबर कहाँ से उठाया 157, जो लास्ट 157 मेडिकल कॉलेजेस डेवलप हुए हैं अब तक, तो अब क्या डेवलप करेंगे 157 नर्सिंग कॉलेजेस, 157 नर्सिंग कॉलेजेस विल बी डेवलप्ड अलॉन्ग विथ 157 मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स दैट हैव बीन डेवलप्ड सिंस लास्ट 9 ईयर्स। तो जो डेवलप हो चुके हैं मेडिकल कॉलेजेस, उनके साथ नर्सिंग कॉलेजेस भी डेवलप करेंगे। हालांकि हमारे यहाँ करियर है नहीं नर्सिंग में, मैं आपको साफ बात बता देता हूँ, करियर इसलिए नहीं है कि ना तो बेटर ट्रेनिंग मिलती है, नर्स ही आगे चल के छोटा डॉक्टर बन जाते हैं, तो बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए किसी तरह। देखो क्या है इंडिया में, अभी रूरल में आप देखोगे तो जो डॉक्टर नहीं है वो भी डॉक्टर है ना, क्या है, आपने किसी डॉक्टर के अंडर में काम किया है 5-6 महीना, तो अब आप डॉक्टर हो गए, अब आप दवा देते हो आराम से, क्या देना है कब। तो इससे बेटर तो ये है ना कि जिन्होंने नर्सिंग में 15 साल 20 साल हो गए जिन्हें नर्सिंग में, आप उनको बेटर ट्रेन करो और उनको यूटिलाइज करो इस काम के लिए, एनी हाउ वो इनसे तो बेटर होंगे, और इनको करियर ग्रोथ भी दिखेगा नर्सिंग के लिए। अभी नर्सिंग में क्या करियर ग्रोथ, बहुत अच्छे नर्स बनोगे आप, कितने अच्छे, बहुत अच्छे, उसके आगे ग्रोथ नहीं है, तो फिर लोग ऑप्ट नहीं करते हैं। इससे ज़्यादा ग्रोथ नर्सिंग के लिए कहाँ है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में लोग चले जाते हैं, देखो आप, करियर ग्रोथ नहीं होगा अगर, अब ये नर्सिंग कॉलेजेस हैं तो ठीक है, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ का क्या, आ रही है ना बात समझ, तो गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया है, ठीक है, कितने क्रिएट हुए हैं वो तो पता नहीं। 157 नर्सिंग कॉलेजेस विल बी डेवलप्ड, देखो ऐसा नहीं है, ठीक है, आप भी सोचते होगे ना कि पॉलिटी हो गया है तो पॉलिटी ख़त्म कर देंगे 4 दिन में पढ़ के, नहीं होता है ना। हाँ, तो सरकार के साथ भी यही सब मजबूरियाँ नहीं हो पाती, सोच सकते हो, आप ही लोग काम करोगे ना सरकार में, कौन काम करेगा फिर। सिकल सेल एनीमिया एनिमेशन एलिमिनेशन मिशन, ठीक है, सिकल सेल पे डिस्कशन करेंगे साइंस की क्लास में। तो सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 0 to 40 ईयर्स एज पीपल के बीच में होता है, और या उनको टारगेट किया जा रहा है, टेस्टिंग मॉनिटरिंग एटसेट्रा, बहुत बाद में नहीं पता चले, टेस्टिंग मॉनिटरिंग चलते रहना चाहिए, अर्ली सिम्टम्स पे भी टेस्टिंग होगी, इसको एलिमिनेट करना है, सीधी सीधी सी बात है, पढ़ेंगे ना। एनीमिया तो देखो एनीमिया है, और सिकल सेल वो शेप जो है वो चेंज हो जाता है आरबीसीज का, साइंस की क्लास में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, अभी इसको टारगेट करके ख़त्म करना है सिकल सेल एनीमिया को, ठीक है, अपने आप बढ़ रहा है, बढ़ना नहीं चाहिए। बाकी मेडिकल रिसर्च एंड फार्मा इनोवेशन, गवर्नमेंट एलोकेटेड 1250 करोड़ रुपीस टू प्रमोट न्यू इनोवेशन सेंटर्स एंड ऑल्सो टू गिव इंसेंटिव टू एग्जिस्टिंग सेंटर्स। इनोवेशन सेंटर्स जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स की बात चल रही है, इंजीनियर डॉक्टर मिलके जो काम करेंगे ना, उसकी बात चल रही है यहाँ, ठीक है, ये वो पता है ना, वो मशीन मशीन सब, हाँ हाँ हाँ, जितनी भी चीज़ें हैं, तो डॉक्टर नहीं डेवलप करेंगे ना, डॉक्टर तो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, बाकी फिर इसको डेवलप कौन करेगा, इंजीनियर, तो वो बायोमेडिकल फील्ड है ना, बायो इंजीनियरिंग बायोमेडिकल, हाँ। 10,000 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव समझते ही है ना, इतना प्रोडक्शन करोगे तो इतना इंसेंटिव मिलेगा उसके हिसाब से, हाँ। तो ये गवर्नमेंट का एक पुल फैक्टर है कि गवर्नमेंट लोगों को पुल कर रही है कि आप इस बिजनेस में आओ, सरकार इंसेंटिव भी दे रही है।
मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस, है ना, मेडिकल साइंस नहीं है, मेडिकल डिवाइसेस है, ध्यान से समझना उसको। सरकार किसी भी तरह से ये जो बनी है ना आयुष, क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसमें आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ये क्या है, ये कुछ नहीं, बकवास, पॉपुलिस्ट मेजर है ये, एलोपैथी ही चलेगी, ये सिंपल और साफ बात है। आप कितना भी वो ठीक है, वो उसको कनेक्ट कर दिया है अभी रिलीजन से, बाबा रामदेव और सदगुरु जैसे लोग आ गए हैं इसमें, और उसको रिलीजन से कनेक्ट कर दिया है कि वो हिंदू रिलीजन में इम्पोर्टेंट है, हालांकि कुछ नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। आयुर्वेदा, होम्योपैथी कितना भी आपको लोग बता दें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इनफैक्ट अभी तो कमर्शलाइजेशन हो गया है इसका, है ना, पहले तो ऐसा होता था पुड़िया बिकती थी, अब कमर्शलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रीज़ लग गई हैं बाकायदा, है ना, बाबा रामदेव इज़ वन ऑफ द बिलियनर पर्सन। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि ये इसमें यूज़ करते हैं क्या, स्टेरॉइड्स, आप खाओगे आपको बेटर फील होने लगेगा, आपको लगेगा वाह क्या दवा खाई, इतना तो मैं, हालांकि आप अगर एलोपैथी मेडिसिन जो मेडिकल साइंस है उसकी मेडिसिन लोगे तो वो भी आपको स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आयुर्वेदा वाले क्या कर रहे हैं, उसी स्टेरॉइड्स को यूज़ कर रहे हैं, उसी स्टेरॉइड्स को यूज़ कर रहे हैं जो मेडिकल साइंस बेचता है, ओमना कार्टिल वगैरह है। तो अब ये उसका चूरन बना के दे देते हैं, चूरन में मिक्स करके देते हैं, आप खाते हो आपको फील होता है वाह क्या खाया मैंने, ये तो एकदम एक दिन में सही हो गया मैं, लेकिन वो सही नहीं हुआ, फिर वो किडनी डैमेज होती है, लीवर डैमेज होता है, फिर लॉन्गर रन में ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब गवर्नमेंट ने क्यों किया है पता नहीं, मिनिस्टर थे हर्षवर्धन साहब, वो कोरोनिल लॉन्च कर रहे थे, क्यों करते हैं ये सब, ये पॉपुलिस्ट मेजर है, पता है कि वोट बैंक बन रहा है, और फिर हो सकता है बाबा रामदेव चंदा भी देते हो अच्छा खासा, अभी बोल नहीं सकते हम, ठीक, चलो समझ रहे हो ना आप। तो मेडिकल डिवाइसेस की बात हो रही है, मेडिकल कोर्सेस नहीं करा रहे कि कर लो आगे इधर उधर। चलो ये था हेल्थ के बारे में। अब एजुकेशन में टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये पहले से है डिस्ट्रिक्ट्स में, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट, ये डाइट जो है ना ये पहले से है, सरकार डाइट नहीं क्रिएट कर रही, डाइट विथ मॉडर्नाइजेशन, तो डाइट को मॉडर्न बनाने की कोशिश हो रही है, ठीक है, ये जो डाइट है ना डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये पहले से है डिस्ट्रिक्ट्स में, इसको क्या करना है मॉडर्न, थोड़ा अभी ये है ना ऑनलाइन एजुकेशन, हाँ मोस्टली रूरल एरिया के लिए होती है, दिल्ली में तो समझ रहे हो ना आप, टीचर ट्रेनिंग का तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, सब कितने क्वालिफाइड टीचर्स हैं, समझ गए सब। ठीक है, नेशनल ठीक है, डाइट हो गया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट टू क्रिएट लर्निंग फैसिलिटीज़, है ना, क्योंकि क्या हुआ है कोविड में सब पढ़ना लिखना छोड़ दिए हैं ना, सब वीडियो देखते हैं, क्लास वीडियो ऑफ है, बच्चा सो रहा है, क्लास में है प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो इससे डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, पढ़ने से बहुत फ़ायदे हैं पढ़ने के, है ना, क्या फ़ायदा है सबसे बड़ा, हाँ क्या फ़ायदा है, अरे पढ़ रीडिंग, आप तो अभी आपसे ज़्यादा रीडिंग तो कोई करता नहीं है ना, तो आप लोग बताओगे ना क्या बेनिफिट्स हैं रीडिंग के, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हो आप इंडिया के, पेशेंस डेवलप होता है, सबसे पहली चीज़ है ना, पढ़ोगे तो मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते हो, खा नहीं सकते हो, पी नहीं, वो तो अलग है, फिर खाते पीते पढ़ते हैं वो तो अलग बात है, बाकी पढ़ रहे हो तो क्या है, परसिवरेंस है, पेशेंस है एकदम बिल्कुल, नहीं पढ़ना ही है आज तो सब पढ़ लेंगे, पूरा इकोनॉमी ख़त्म कर लेंगे, पेशेंस डेवलप होता है पढ़ने से सबसे, फिर बाकी तो आप सीखते ही हो, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे होपफुली। चलो फिर आते हैं प्रायोरिटी 2 में, प्रायोरिटी 1 क्लियर है, एग्रीकल्चर देखा हमने, फिर इसके बाद हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है बस इतना काफ़ी। अब हम आते हैं रिसर्चिंग द रीचिंग द लास्ट माइल, ठीक है, रीचिंग द लास्ट माइल समझते हैं ना, हाँ जो छूट गए हैं पीछे उनको कवर करना है, जो पीछे छूट गए उनको भी लेके आना है, यही है रीचिंग द लास्ट माइल। तो लास्ट माइल क्या है, वल्नरेबल एंड डिप्राइव्ड सेक्शन टू बी टारगेटेड, जो पीछे छूट गए उनको, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम थे, अब उसमें ब्लॉक्स प्रोग्राम को इंक्लूड किया है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट समझते हैं ना आप, नहीं समझते, अखबार नहीं पढ़ते आप लोग, बहुत बार आया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, है ना, डिस्ट्रिक्ट है थोड़ा पीछे चल रहा है ना, तो जो जितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो बैकवर्ड हैं उनको टारगेट करते हैं, और उनमें हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स हैं, एजुकेशनल इंडिकेटर्स हैं, इनको बेटर बनाने की कोशिश की जाती है, अभी आएगी रिपोर्ट, अभी कुछ दिन में आ जाएगी ना, 17 जनवरी को आएगी,
प्रथम की रिपोर्ट आएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है एजुकेशन के मामले में रूरल इंडिया में। ठीक है, वो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है और उसको फॉलो भी करते हैं गवर्नमेंट में, पॉलिसी मेकिंग में उसको यूज़ करते हैं। बता दूंगा मैं अगर मेरी क्लास चलती रहेगी होपफुली। चलो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक समझ गए आप। डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं और उनको बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं मिशन मोड में, बिल्कुल कि हाँ करना ही है इसको, अभी इसको सारे इंडिकेटर सही करने हैं, सड़क बनवा देनी है और पानी की सप्लाई, ये सब चीज़ें देख लेनी है। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है कि एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ो जो बैकवर्ड है और उसको अच्छा करो। ये उससे अलग है, प्रधानमंत्री ने जो बोला विलेज को गोद ले लो, उससे अलग है ये, ठीक है, वो नहीं है। तो अब क्या देखा गया कि जब डिस्ट्रिक्ट को ग्रो करते हैं तो कुछ ब्लॉक्स ऐसे ही रह जाते हैं। अब वो तो आप समझते हो ना, कौन है जो काम कर रहे हैं, वो कौन है, आप लोग हो। तो आप लोगों को तो पता है कि कैसे रिजल्ट पर क्या दिखाना है पेपर पर। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो जाता है लेकिन फिर ब्लॉक्स डिस्पैरिटी रह जाती है, कुछ ब्लॉक बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रह गए। तो अब एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए भी प्रोग्राम लॉन्च किया है और उन ब्लॉक्स को टारगेट करेंगे जो ब्लॉक्स पीछे रह गए। आई बात समझ? सिंपल है ना। टारगेटिंग 500 ब्लॉक्स कितना इजी होता है, बजट देखो सिंपल होता है। कुछ टेंशन, आप लोग टेंशन लेते हो बजट कैसे कवर होगा, सर्वे कैसे कवर होगा। चलो, सर्वे भी मैं देखूंगा, कवर करा दूंगा, लेकिन अभी अपना सिलेबस रह रहा है ना, तो पहले सिलेबस कवर करेंगे फिर देखेंगे सर्वे। हालांकि सर्वे सारा इंपॉर्टेंट है, अगर आप आज से तैयारी कर रहे हो और ये पहला अटेम्प्ट देने आ रहे हो, पिछले 2-3 साल के सर्वे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ता कोई नहीं है क्योंकि लगता है ठीक है एक दो क्वेश्चन छूट गए तो क्या, क्योंकि ज़्यादा यूज़ उसका मेंस में होगा ना। इकोनॉमी को बेटर समझना है तो इकोनॉमिक सर्वे है। बजट तो फ्यूचर में क्या खर्च करेगी सरकार देख ही रहो, कुछ है इसमें, कुछ लगा आपको ऐसी चीज़ है जो आप नहीं समझ पाते खुद से पढ़ के? सब समझ पाते आप भी। हाँ, चलो चलो, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का मतलब है जो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं ना, पीवीटीजीज जिनको बोलते हैं। ठीक है, ये सोशल इश्यूज होगा ना आपका सब्जेक्ट, इंडियन सोसाइटी सोशल इश्यूज, उसमें पढ़ोगे डिटेल में पीवीटीजीज क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा पीछे छूट गए, मेन स्ट्रीम में बिल्कुल भी नहीं है, तो उनको बोलते हैं पीवीटीजीज। ठीक है, ट्राइबल में भी कुछ ट्राइबल तो आ गए ना, SC ST रिजर्वेशन के थ्रू मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा वनरेबल है, उनका मेन स्ट्रीम से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये उनके लिए डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, सेफ हाउसिंग इनके लिए सरकार बनाएगी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, सैनिटेशन, मतलब बेसिक मिनिमम टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, ये चीज़ें सरकार किन के लिए अवेलेबल कराएंगी? पीवीटीजीज के लिए। ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, दीज आर द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन विच हैव नॉट बीन गिवन द ग्रोथ इन स्पाइट ऑफ इंडिया बीइंग ग्रोन इन 30 ईयर्स। पिछले 30 साल में हम ग्रो किए हैं लेकिन उस ग्रोथ में इनका कोई हिस्सा नहीं है, मतलब इनको कुछ हिस्सा दिया नहीं गया, ये ग्रो नहीं कर रहे हैं, ये जहाँ थे 30 साल पहले आज भी वही हैं। तो इनके लिए सरकार ये स्कीम लॉन्च किया है सरकार ने। ठीक है, फिर एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल भी है, ये भी ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, समझ रहे हो ना, रेसिडेंशियल, हाँ, संभावम रेसिडेंशियल है ना, लोगों को रखोगे पढ़ाओगे, स्कूल ऐसा रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है, 15,000 crore has been sanctioned, 38,800 teachers have to be appointed। अब वो बाकी फिर आपको पता है कि देख लेना कितने आप। 740 schools covering 3.5 lakh tribal children, एस्पिरेशनल, वेरी एस्पिरेशनल टारगेट। सरकार ने बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल टारगेट ले लिया है, 3.5 लाख पीवीटीजीज के बच्चे। तो देख लेना, मिल जाते हैं सरकार को, अगर उतने बच्चे मिल जाते हैं सरकार को तो अच्छी बात है। हाँ, 750 स्कूल, 40 स्कूल्स भी बन जाए तो ठीक है, बेटर है। पीएम आवास योजना, ये तो पुरानी स्कीम है, पता है आपको, घर बनाना है तो 79,000 करोड़ सेंक्शन टोटल। इसमें पीएम आवास योजना में 79,000 करोड़ सेंक्शन हुआ है, जिसमें से 54,000 करोड़ किसके लिए है? रूरल हाउसिंग के लिए है। ठीक है, बाकी फिर आ जाओ वाटरफॉल ड्रॉट प्रोन रीजन, जहाँ ड्रॉट है ना, 53,000 करोड़ फॉर अपर भद्रा प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। जल जीवन मिशन 70,000 करोड़ रुपीस, ये वाटर एंड ड्रॉट प्रोन रीजन। तो जल जीवन मिशन और एक अपर भद्रा के लिए प्रोजेक्ट है कर्नाटका में सरकार का, तो उसके लिए 5300 करोड़ रुपए सरकार ने एलोकेट किए। भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, जो हमारी इंस्क्रिप्शंस हैं उनको डिजिटाइज करना है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन की इंस्क्रिप्शन हो गई है, डिकोड हो गई नहीं हुई? तो जो डिकोड हुई है उसको करना है। ठीक है, हाँ, नहीं तो बोलो उसको भी डिजिटाइज कर देते हैं, अभी समझ में ही नहीं आई तो डिजिटाइज क्या करें।
नहीं, सीतारमन जी ने बोल दिया था ना गलती से। गलतियाँ हो जाती हैं, आप लोग बातों को पकड़ लेते हो। उन्होंने कह दिया कि इंडस वैली की डिकोड हो गई है, थोड़ा हो जाता है कभी, एज भी है। डिजिटाइजेशन ऑफ 1 लाख एंशंट स्क्रिप्ट सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व बेटर। ठीक है, आ रहा है समझिए, रीचिंग द लास्ट माइल। तो पुरानी इंस्क्रिप्शंस जो हैं हमारी, उनको प्रिजर्व करनी है। डिजिटाइज हो जाएगी तो फिर तो आप समझ लो कॉपी पेस्ट चलता है डिजिटाइज होने के बाद। सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स। पुअर प्रिजनर्स कौन है? वो हैं प्रिजनर्स जिनकी बेल हो गई है लेकिन उनके पास बेल के अमाउंट भरने के लिए पैसा नहीं है। तो सरकार ने क्या किया, फंड बना दिया। सरकार ने क्या किया, एक फंड बना दिया, उसमें 315 करोड़ रुपए डाल दिए कि पुअर जो है, जिनको जिनकी बेल मिल गई है लेकिन बेल की अमाउंट पे करने के लिए पैसा नहीं है, तो अनदर 3-4 महीने वो जेल में रह रहे हैं, या 6 महीने रह रहे हैं, या साल भर और एक साल रह रहे हैं, तो वो नहीं हो। अब इससे सरकार के फ़ायदे हैं। ठीक है, ये मत समझना प्रो पुअर हो रही है सरकार। सरकार का फ़ायदा ये है कि जेलें खाली होगी, थोड़ा बर्डन कम होगा जेल पर, खाना खिलाना है ना कैदियों को। तो सरकार ने क्या किया, 315 करोड़ रुपए अलोकेट कर दिए कि चलो ठीक है, इससे जिनकी जिनके केस लिस्ट नहीं हो रहे हैं और फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से जिनका काम अटक रहा है, वो नहीं होगा, सरकार ने फंड बनाया है। ठीक है, बाकी फिर ये फंड कितना यूज़ हुआ है वो सब आप देख लेना आप एक बार। गवर्नमेंट एलोकेटेड 315 करोड़ फॉर पुअर प्रिजनर्स हु कैन नॉट पे फॉर देयर बिल्स, कैन नॉट अप्लाई फॉर देयर बिल्स एटसेट्रा। तो उनके लिए ये बनाया गया है। क्लियर है, समझ में आ गया है? हाँ। तो प्रायोरिटी 2 क्लियर है, किससे रिलेटेड है? रीचिंग द लास्ट माइल, तो जो पीछे छूट गए हैं। अब उसमें एक क्या है, पीवीटीजीज है, दूसरा क्या है फिर रूरल हाउसिंग मिशन है, रूरल, हाँ, आवास योजना जो है, और एक क्या है पुअर प्रिजनर्स वाली चीज़ें। इस तरह की चीज़ों पे सरकार ने टारगेट किया है इन चीज़ों को। चलो, प्रायोरिटी 3, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। दोनों समझते हो ना आप, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली क्या, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू बोथ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एफिशिएंट ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ के कोई भी पीछे नहीं छूटे, है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ पता है आपको। और एफिशिएंट ग्रोथ क्या है? फास्टर ग्रोथ। जो आपकी इफिशियंसी है, जो आपने पीपीसी कर्व देखा था ना, उसकी बात हो रही है, समझ लो कि आप पीपीसी कर्व पे रहो, अंडर परफॉर्मेंस नहीं हो आपकी, है ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज अ ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड जॉब्स। समझते हैं आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल रिसीट याद है ना? हाँ, कुछ क्रिएट कर रहे हो आप उस, हाँ, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बस बस यही यही याद रहना है बस, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये मतलब है कि सरकार ने कुछ क्रिएट किया है। अब उसकी वजह से सरकार को फ्यूचर में क्या होगा, उससे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं भी होगा तो कम से कम लोगों का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का आउटले कितना है सरकार का? 10 ट्रिलियन, बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, अब तक का सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार ने जो एलोकेशन किया है सबसे ज़्यादा है, 10 लाख ट्रिलियन डॉलर। वो है 10 लाख करोड़। ट्रिलियन का मतलब होता है लाख करोड़। ठीक है, अगर ट्रिलियन नहीं समझ में आ रहा है तो वही है 10 लाख करोड़। ठीक है, कैपिटल गुड्स आर दोज विच यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो कई बार पढ़ लिया है आपने। 3 ट्रिलियन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये सरकार देगी किसको? स्टेट्स को। तो ओवरऑल कितना हो गया? 13 ट्रिलियन। इसके अलावा 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लोन भी सरकार ने बनाया है, कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लोन रखा है। स्टेट गवर्नमेंट वो लोन ले सकती है सरकार से विदाउट एनी इंटरेस्ट। ठीक है, ज़ीरो इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट गवर्नमेंट को, ऑन डिमांड है वो। देयरफॉर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 ट्रिलियन का, दूसरा प्रोजेक्ट सपोर्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट 3 ट्रिलियन का, टोटल कितना हो गया? 13 ट्रिलियन। और फिर बाकी वो लोन मैंने बताया ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ले सकते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट, वो अलग है। हाँ, वो अलग से, इसके अलावा है वो। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इट प्रमोट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी। जैसे अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट है, रेलवे डेवलपमेंट है, ये अगर बेटर हो जाए तो क्या होगा? लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होगा, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनेगा। फिर सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50 ईयर इंटरेस्ट लोस्ट। वही जो अपनी मैंने आपको बताया ना, 1.3 ट्रिलियन डॉलर का एक अलग से सैंक्शन किया, हाँ, उतना लोन ले सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों चाहिए, क्यों इतना अभी 10 ट्रिलियन डॉलर? हालांकि अगर आप पिछले साल जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसका डिस्कशन सुनोगे तो उसमें यही था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों ज़्यादा कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? अभी ग्रो करना है ना इकोनॉमी को, बिना गवर्नमेंट के
कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूसिव ग्रोथ का ही पार्ट है ना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अरे बात, सरकार अगर मान लो कोई स्कूल बनाती है, कॉलेजेस बनाती है, तो हाँ, सबका डेवलपमेंट है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सब कर रहा है। ठीक है, चलो आ रहा है ना समझ, क्लियर? बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। बजट तो नहीं लग रहा ना कि बजट डिफिकल्ट है, बजट कैसे पढ़ते हैं अभी, बजट क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे बजट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल होता है बहुत, आप लोग टेंशन लेते हो खाली। सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट्स हो गया ये। हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों चाहिए? हाई लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर होगा, जैसे अभी आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो मॉल है ना खर्च करने के लिए। अभी अगर पालिका बाजार से खरीदोगे तो कितना खरीद पाओगे, तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है तो मान लो सरकार ने बना दिए बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज बना दिए, लेकिन प्रोडक्शन ही नहीं है, तो प्रोडक्शन ही नहीं है तो क्या मतलब है कोल्ड स्टोरेज बनाने का? कोल्ड सप्लाई चेन बना दी सरकार ने, रेलवे के डब्बे बना दिए जिसमें, है ना वो कौन सा प्रोजेक्ट है, कृषि उड़ान, याद है ना कृषि उड़ान? क्या होगा कृषि उड़ान में? एरोप्लेन से जाएगा आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वो कौन सा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा? राइस और वीट नहीं, जो हाई वैल्यूड क्रॉप है ना, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बाकी आप समझते हो कि इनकी वैल्यू ज़्यादा है। हाई लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी विच विल नीड बेटर ट्रेनिंग। अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा सरकार को? अगर सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसके साथ साथ सरकार को क्या करना पड़ेगा? बेटर ट्रेनिंग, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एटसेट्रा, लेबर लॉज रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफॉर्म्स एटसेट्रा। क्यों करना है ये सब? क्योंकि अगर ये सब नहीं है और सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया है और कैपेसिटी क्रिएट कर दी है, तो भी हम उस कैपेसिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, है ना। इकोनॉमी की क्लास चल रही है लेकिन फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं लोग, गायब हैं। तो ये क्या है? कैपेसिटी नहीं क्रिएट हुई। आ रही बात समझ में? तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा सरकार को? जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पेंडिंग हैं वो सारे करने पड़ेंगे, ताकि इकोनॉमी बेटर तरीके से उन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार ने किया है उसका एडवांटेज ले पाए। ठीक है, इन्हांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब हम पढ़ेंगे तो उसके सारे मॉडल्स पढ़ लेंगे कि कौन कौन से मॉडल से होता है ना। रोड, टोल वाले रोड होते हैं तो वो कैसे बनते हैं, पूरा खर्चा कौन करेगा? सरकार करेगी। कितने साल के लिए वो लेंगे, वो सारे एक बार एक डिटेल में देख लेंगे जब पढ़ेंगे। हाँ, अब आता है रेलवेज। रेलवेज पता है ना आपको? रेलवेज नुकसान नहीं है रेलवेज। 2.5 ट्रिलियन रुपीस फॉर रेलवे डेवलपमेंट। ये सरकार ने इतना 2.5 ट्रिलियन, 2.4 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है, इतना सरकार ने रेलवे डेवलपमेंट के लिए दिया है। 2.7 ट्रिलियन रोडवेज डेवलपमेंट, 1.9 ट्रिलियन इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट एंड 360 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। ये कौन सी स्टोरेज कैपेसिटी? एग्रीकल्चर वाली नहीं, ये जो सोलार से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, विंड से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसके बैटरीज में सरकार इन्वेस्ट करना चाहती है कि ये जो, हाँ, क्योंकि अभी गर्मी आएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, सोलार एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्रोड्यूस होगा, लेकिन अब फिर गायब हो जाता है सर्दियों में, तो उसको बैटरी में स्टोर करेंगे, है ना, बाद में फिर यूज़ करेंगे। ऐसा है, सरप्लस हो जाएगा ना, अभी गर्मियों के सीज़न में तो सोलार एनर्जी सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, नहीं तभी तो स्टोर करेंगे ना, अभी क्या स्टोर करेंगे? अभी तो है ही नहीं, अभी तो जितनी डिमांड है उतना भी नहीं है। तो और वो अभी कॉस्टली है क्योंकि टेक्नोलॉजीज पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है अभी, उसमें रिसर्च का काम काफ़ी बाकी है, तो इसी वजह से। ठीक है, लॉजिस्टिक्स, 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फर्स्ट माइल टू लास्ट माइल कनेक्टिविटी, 75,000 करोड़ हैज़ बीन सैंक्शन। लॉजिस्टिक्स समझ रहे हैं ना आप, क्या है लॉजिस्टिक्स? हाँ, रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन से मार्केटिंग, ये पूरा एक्सपोर्ट है, तो पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट से हो रहा है, रेलवे से हो रहा है, जहाँ से। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, है ना, अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो आगे के 3 साल हर साल कितना कितना जाएगा? 10,000 करोड़। ठीक है, अभी का कहाँ गया 10,000 करोड़? मेनली फॉर टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के लिए, मेट्रो सिटीज़ के लिए नहीं है, उसके लिए अलग से सरकार खर्च करती है। प्रायोरिटी 3 ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये क्या करना चाह रहा है? मेक इंडिया मोर एफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन कैपेसिटी एज वेल एज प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो दोनों क्रिएट करना चाह रहा है। इसलिए क्या बोल रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट दोनों, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है और इन्वेस्टमेंट भी करना है। प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, है ना, और कंजम्पशन कैपेसिटी।
नेक्स्ट रीजनल कनेक्टिविटी, 50 न्यू एरोड्रोम्स, एरोड्रोम छोटे एयरपोर्ट को बोलते हैं, ठीक है, छोटा, बहुत बड़ा इतना सिस्टम नहीं हो एयरपोर्ट का, छोटे छोटे एयरपोर्ट एरोड्रोम्स, एरोड्रोम्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हेलीपैड्स हैं, ये डेवलप किए जाएंगे 50, ठीक है, एक बार पता कर लेना कितने। सस्टेनेबल सिटीज़ फॉर टुमारो यूजिंग अमृत स्मार्ट सिटी मिशन एट्सेट्रा, ये पढ़ेंगे, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं हुआ है ना, डिटेल में मैं बता दूंगा, होपफुली कल ही करा दूंगा मैं, अगर कल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो कल इंफ्रास्ट्रक्चर करा दूंगा, और अगर क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर तो कल बहुत सारे क्वेश्चन अब हमारे पेंडिंग है ना, पढ़ा है ना, अपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कल करा दूंगा मैं, कल या परसों, हाँ मतलब ये बस अब तो ख़त्म ही करना है ना हमको, जितनी जल्दी पॉसिबल हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन फिर बाद में भी कर सकते हैं आप, साइंस की क्लास चल रही है तो भी क्वेश्चन कर लिए एक दो दिन, अभी सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा आप भी रिलैक्स फील करोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ सब्जेक्ट ख़त्म भी होता है, हाँ हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा ना, ये बात है। चलो इसमें लिख लो, ये मेकिंग सिटीज़ क्या लिखा है, हाँ लिखो, मेकिंग सिटीज़ रेडी, मेकिंग सिटीज़, खाली वो मेकिंग सिटीज़ लिखा है ना, उसको कंप्लीट कर लो जरा, पेन दे लो। चलो, मेकिंग सिटीज़ रेडी, रेडी रेडी रेडी, रेडी फॉर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, पढ़ा है ना आपने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का मतलब पता है ना आपको, ये जहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं ना, जो बड़े शहर होते हैं, जैसे ये कौन सी सिटीज़ की बात हो रही है जहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन इज़ मोर देन 10 लैक्स है ना, जहाँ 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब मोर देन 1 मिलियन जहाँ पॉपुलेशन है, वहाँ पर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, जैसे जो उनकी नगर पालिका है वो क्या करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी, और वहाँ से पैसा आएगा उनके पास, और फिर वो अपना जो भी टैक्सेस लगाते हैं उससे वो पैसा रीपे करेंगे, तो ये इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है ना, दे विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट्स एज वेल एज ग्रांट्स फ्रॉम सेंटर, तो ये उन पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, समझ रहे हो ना, ये पढ़ा होगा आपने बॉन्ड मार्केट में, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बता नहीं रहा, ठीक है, वो लिख दिया है, उससे समझ में आ जाएगा आपको, टू मेक सिटीज़ इफिशिएंट एंड डेवलपिंग देयर ओन फाइनेंसिंग रिसोर्सेज, जैसे सिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, हालांकि सिटी में टैक्स बहुत ज़्यादा जनरेट होता है ना मेट्रो सिटीज़ में, तो जितना टैक्स आता है, अब वो क्या होता है कि सरकार से एलोकेशन नहीं आया फंड का, तो उस वजह से सारे काम रुके होते हैं, जैसे दिल्ली में तो पता है आपको, थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी भर जाता है, वो पानी वाटर लॉगिंग कंडीशन क्यों होती है, क्योंकि नालों की सफाई नहीं होती है, तो अब ये किसका काम है, नगर पालिका, जैसे एमसीडी का काम है यहाँ पर, तो एमसीडी क्यों नहीं करा पाती है, क्योंकि फंड नहीं आए होते हैं, तो उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बॉन्ड्स इशू करो, पैसा आ गया आपके पास, काम करो, जो भी टैक्सेस आपके पास आ रहे हैं वो, जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स, जो छोटे छोटे लेवल पर टैक्स लगते हैं ना, इंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह, तो ये फिर इससे आप पे कर सकते हो, बॉन्ड पे कर, और फिर अगर डिफ़ॉल्ट कर गए तो फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है ही, टेंशन की बात है नहीं, अभी आप किसी से उधार लोगे तो अपने बेस पे नहीं लोगे ना, आपको पता है नहीं दे पाए तो फिर क्या है, मम्मी पापा से ले लो, कोई बात, थोड़ा बता देंगे, बुक्स खरीदनी है, चलो, अर्बन सैनिटेशन, अर्बन सैनिटेशन समझते हो ना आप, हाँ, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, ड्रेनेज फैसिलिटीज एट्सेट्रा, तो अर्बन एरियाज में सफाई करनी, ये समझ आ गया, थर्ड वाला सिंपल है ना, इसमें कुछ है, कुछ लग रहा है आपको कि कुछ गवर्नमेंट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कर रही है, नहीं ये नहीं लग रहा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों पर गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों को टारगेट किया है, इसीलिए हम देख रहे हैं, हाँ आप भी देख लेना एक बार, अभी ये बार भी बजट आएगा तो देख लेना एक बार अच्छे से, और बाकी अगर मैं रहा तो मैं तो बता दूंगा फिर कैसे बजट पढ़ना है उसको भी, ये मैंने इसीलिए बता दिया है कि आपको पता तो चले इस साल चल क्या रहा है ना, क्या चल रहा है इस साल, यही सब चल रहा है जो आपने देखा है अभी,
और जो अभी आगे देखोगे, अनलिशिंग द पोटेंशियल, प्रायोरिटी 4 अनलिशिंग द पोटेंशियल। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हालांकि देख रहे हो आप एआई का भी, हाँ, डीप फेक एटसेट्रा में चल रहा है। तो सेंटर फॉर एक्सेलेंस बनाया जाएगा हमारे यहाँ, 3 सेंटर्स फॉर एआई विल बी सेटअप। और क्यों सेटअप किया जाएगा, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, डेवलपिंग एआई फैसिलिटीज़ इन इंडिया एंड यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ दिस फैसिलिटीज़ फॉर इंडिया। तो इन इंडिया फॉर इंडिया, और ये किस चीज़ के लिए, जो हमारे मेजर इश्यूज हैं, जैसे प्रिसीजन फार्मिंग, कैसे फसलों को पानी पहुंचाना है, कितना कम पानी वेस्ट होगा इसमें, कम से कम पानी, है ना। तो ये प्रिसीजन फार्मिंग, रिमोट सेंसिंग, रोबोटिक्स डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे, अभी देखा ना अपने माइंस में लोग फंस गए, तो ऐसी जगह हम रोबोट्स को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन के लाइफ को ज़्यादा डेंजर है, ठीक है। वैसा अभी देख रहे हो आप, विंटर्स है ना, सर्दियाँ हैं, तो खेतों में पानी चलाया जाता है रात में, बताया मैंने आपको पहले भी। तो फिर रात में खेतों में रुकना होता है उसकी वजह से, तो रोबोट को रुका सकते हैं हम उसके लिए। सैटेलाइट का पार्ट है, लेकिन उसका डेटा यूज़ करेंगे एआई में, ऐसा है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स वो होते हैं जो अर्थ से बहुत करीब होते हैं, और जो अर्थ के जैसे आप इससे इमेजेस ले सकते हो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से, वेदर डेटा कलेक्ट कर सकते हो, है ना, मॉइस्चर कलेक्ट कर सकते हो, सनलाइट अवेलेबिलिटी, ये बेसिक चीज़ें आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का। तो इसका, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या है, ये तो सैटेलाइट है। इसका जो डेटा आएगा उसको हम प्रोसेस करेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं, ये है उसका मतलब, ठीक है। बाकी फिर आपको पता है 5G एंड फिनटेक सर्विसेज, फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, ये सब क्या है, फिनटेक कंपनी है, फाइनेंस में काम कर रही है, और एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, हाँ, ठीक है, फिनटेक ऐसे होता है ना। फिन इन्फ्लुएंसर, है ना, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, फिनफ्लुएंसर, सॉरी, फिनफ्लुएंसर, अब वो फिनफ्लुएंसर है कि फनफ्लुएंसर है, वो तो आप डिसाइड करोगे, लेकिन चल रहा है ना, फिनफ्लुएंसर होते हैं, आपको बताते हैं कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये 100 सेंटर्स विल बी डेवलप्ड अक्रॉस इंजीनियरिंग कॉलेजेस टू डेवलप 5G इकोसिस्टम। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्यों, क्योंकि आइडियली तो यही लोग हैं ना जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, इंस्टॉल, तो इन टेस्टिंग कैपेसिटीज़ यहाँ डेवलप कर सकते हैं हम। 5G इकोसिस्टम, बाकी चीज़ें जो 5G से कनेक्ट होकर चलेंगी वो है 5G, जैसे अभी पढ़ेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ेंगे ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसमें आ जाएगा फिर इकोसिस्टम क्या होता है। तो 100 सेंटर्स बनाए जाएंगे। फिर अगला है रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग। रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग का मतलब होता है बेटर टारगेटिंग। रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है, बेटर टारगेटिंग, टारगेट आप बेटर कर रहे हो तभी तो रिजल्ट बेस्ड है ना, इसका मतलब समझ रहे हो। बाकी चीज़ों में गवर्नमेंट रिजल्ट बेस्ड नहीं है इसमें है आ रहा है समझ, रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग का मतलब कि प्रॉपर टारगेटिंग होगी, बेटर रिजल्ट तभी मिलेंगे। नंबर 1 नेशनल डेटाबेस गवर्नेंस पॉलिसी। तो ये सरकार ने लाया कि कैसे डेटाबेस, जैसे आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आप एक डेटा जनरेट कर रहे हो ना, दिन भर डेटा जनरेट करते हो ना आप, आपकी मोबिलिटी का डेटा है, आप तो घड़ी भी लगाते हैं लोग, कितने स्टेप्स चल रहे हैं, तो ये सब क्या है, डेटा है। तो ये डेटा फिर इसको गवर्न करना है, यूज़ होगा ना इसका, तो जैसे आपका जो घड़ी वाला डेटा है, तो अगर ये किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के हाथ लगता है, अगर अब उनको पता है कि आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, अब अगर हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, लग रहा है ना हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, तो फिर आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा। नहीं समझ में आया, आपकी घड़ी क्या बता रही है, आप हेल्दी हो कि नहीं, यही बता रही है ना। आप दिन में चलते हो नहीं, कितना चलते हो, ब्लड प्रेशर भी होता है ना उसमें, मैनेज उसमें आता है। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं, ये डेटा है, ये आपके बारे में आपकी एक प्रोफाइल बन गई है ना। अब उसमें आपका ये भी पता चल रहा है कि आप दिन में कितने स्टेप चलते हो, आप ये भी पता चल रहा है ब्लड प्रेशर आपका क्या रहता है। तो अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो किसी इंश्योरेंस कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस लेने, उनके पास ये डेटा पहुंच गया, क्योंकि आपकी घड़ी है, एंड्रॉयड है, घड़ी तो सस्ती आ रही है ना, वो 1500 रुपये की आ रही है, 1200 रुपये की, 1000 रुपये की आ रही है। हालांकि मान लो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो कम पैसे में आ रही है, क्यों, आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है। अब ये डेटा अगर किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास है, या एक इतना ओपन है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वो डेटा एक्सेस कर सकती है, तो आपको फिर हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो उसकी प्रीमियम ज़्यादा होगी। पर्पस ही डिफीट हो गया ना इंश्योरेंस बिजनेस का। पर्पस क्या है इंश्योरेंस बिजनेस का, रिस्क लेना है आपको, कि आप प्रीमियम ले रहे हो बहुत छोटा अमाउंट,
अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो पैसा डिसबर्स करना पड़ेगा, है ना, अमाउंट डिसबर्स करना है, यही है ना इंश्योरेंस बिजनेस। अब अगर पहले से उनको पता है कि आप प्रॉब्लम में आने वाले हो तो फिर बिजनेस का पर्पज ही डिफीट होगा, खत्म, क्या मतलब है? फिर सिर्फ आप सफ़र करोगे, आप प्रीमियम ज़्यादा भरोगे ना फिर। रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग, बेटर टारगेटिंग डेटा, समझ गया, फॉर सीमलेस एंड सेफ डेटा ट्रांसफर। हालांकि गवर्नमेंट बोलती है सेफ डेटा ट्रांसफ़र, फिर कितना सेफ़ है वो आपको पता है कि डेटा ट्रांसफ़र कितना सेफ़ है, अगर उसमें कितना डेटा हैंडलिंग में कितने चैलेंजेस हैं, डेटा लीकेज, आधार पोर्टल का ये भी पता है ना आपको, हाँ, मास्क अनमास्क पता है ना, मास्किंग करना है जाके आधार नंबर की वेबसाइट पर, UIDAI की, मास्क हो जाता है आधार, देख लेना वो क्या है, एक बार कर लेना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो बाकी ये सब कितना सेफ है वो आपको पता है, सब हो जाता है एक दिन। फॉर विल इनेबल एक्सेस टू डेटा फॉर ऑल प्रोडक्शन इंटरप्राइजेज, और ये डेटा कौन यूज़ करेगा, सारे प्रोडक्शन प्राइजेस इंटरप्राइजेज जितने भी हैं, MSME से लेके छोटे से लेके बड़े तक, नहीं आपकी घड़ी का डेटा नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो नेशनल डेटाबेस गवर्नेंस बने, जो नेशनल डेटाबेस बनेगा उसकी बात कर रहा हूँ, सबके लिए अवेलेबल होगा ताकि सब बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या प्रेफरेंस है, क्या बिहेवियर है ना, और कैसे फिर क्या प्रोडक्शन करना है, क्या कहाँ पे ज़्यादा बिकेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इट ऑल्सो अलाउ शेयरिंग ऑफ डेटा, और सब लोग वो डेटा शेयर भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। चलो 39,000 कंप्लाइंसेस हैव बीन रिड्यूस, कंप्लाइंसेस का मतलब होता है बिजनेस करने के लिए जो ऑब्लिगेशंस आप पर होती हैं कि आपको हर महीने ये फाइल करना है, हर 10 दिन में ये फाइल करना है, तो ये कंप्लाइंसेस को घटा दिया है सरकार ने, तो 39,000 कंप्लाइंसेस घटाए हैं, क्या, टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 3,400 लीगल प्रोसेसेस हैव बीन डीक्रिमिनलाइज, मूव फ्रॉम क्रिमिनल ऑफेंसेस टू सिविल ऑफेंसेस, ये समझते हैं आप, क्रिमिनल ऑफेंस से सिविल ऑफेंस बना देना, समझते हो ना आप, क्रिमिनल ऑफेंस मतलब जेल जाना पड़ेगा, सिविल ऑफेंस मतलब फाइन देके छूट जाना है। हाँ। हम्म। अब हम आते हैं प्रायोरिटी 5, दैट इज़ ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ ज़्यादा ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो हमेशा आपको एक चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में भी मिलेगा जो इन्वायरमेंट की बात करता है, टोटली इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इन्वायरमेंट का किस तरह क्या रोल है उसमें ये बताता है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, लाइफ पता है ना, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है ना, छोटा आई, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये प्रधानमंत्री जी के इस कोट से और ये इस जुमले से इंस्पायर्ड है, ये बहुत सारे जुमले हैं उनके। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पढ़ा ना अभी आपको, ग्रीन हाइड्रोजन बताया जो ग्रीन ग्रोथ वाले में, डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल विल बी रिड्यूस्ड, 19,800 करोड़ रुपीज सैंक्शन फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स, तो आने वाले 8 साल में 19,800, 700 लिखा है ना उसको 800 कर लो, हाँ 100 और है वो, कभी कभी हो जाता है ऐसा, 19,800 crore rupees sanction for next 8 years. Targeting is to reach an annual production of 5 million metric tons by 2030. तो इतना सारा ग्रीन हाइड्रोजन हमें प्रोड्यूस करना है, ये हमारा टारगेट है, टारगेट है 2030 तक का टारगेट है, कर लेंगे धीरे धीरे, अभी समय है। बाकी फिर आ जाते हैं एनर्जी ट्रांजिशन पर, तो प्रधानमंत्री ने ही कहा है पंचमित्रा, है ना, पंचमित्रा मतलब क्या है, पंच अमृत, वही है वो पंचमित्रा, ठीक है, पंचामृत, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, मित्रा नहीं, पंचामृत, जो 5 अमृत है वो ये, क्या है 5 अमृत, 5 टारगेट्स हैं फॉर 2030, जिसमें से पहला टारगेट 2070 के लिए है, 2070 के लिए, बाकी सब क्या है 2030 के लिए, 2030 तक बाकी चीज़ें अचीव करनी है, जैसे नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070, तो ये हमने 2070 का टारगेट रखा है क्योंकि नियर फ्यूचर में हमारे से पॉसिबल नहीं है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट नहीं बंद कर सकते हम, बाकी फिर पैडी फील्ड से मीथेन वगैरह का इमिशन है, तो नेट जीरो, देखो जीरो नहीं कर सकते, नेट जीरो, नेट जीरो का क्या मतलब है, जितना आप एमिट कर रहे हो उतना आप एब्जॉर्ब कर ले रहे हो, एब्जॉर्ब कर, अब फिर वो एब्जॉर्ब करके कहाँ स्टोर कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हैं, चलो वो बाद में देखेंगे, इन्वायरमेंट की क्लास होगी उसमें पढ़ लेंगे। तो पहला है नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070, तो पहला वाला ही 2070 का है, बाकी सब जो टारगेट्स हैं वो कितने किसके लिए हैं, 2030 के लिए, हाँ 500 करोड़, नहीं करोड़ नहीं है, क्या है 500, हाँ गीगावाट, गुड, 500 गीगावाट फॉर नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, नॉन फॉसिल समझते हो ना, वही पेट्रोलियम के अलावा सोलार है, विंड है, यहाँ से जनरेट करना है बाय 2030, तो हो जाएगा ये, है ना, ये अचीवेबल है, ये इंडिया अचीव कर लेगा ये, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा ये।
रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि 2022 का जो टारगेट था वो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया, तो इसमें हम बढ़ रहे हैं आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। रिड्यूसिंग प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय अप टू 1 बिलियन टन, ठीक है, 1 बिलियन टन तक का कार्बन इमिशन क्या करना है, रोकना है। प्रोजेक्टेड मतलब प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इतना हो पाएगा, तो जितना प्रोजेक्ट किया है कि इतना हो जाएगा उसमें से 1 बिलियन टन निकाल देना है, ठीक है, एक्चुअल में नहीं है ये, समझ रहे हो ना। प्रोजेक्टेड इमिशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आपके मार्क्स कितने आ जाएंगे प्रीलिम में, 165 आ जाएंगे GS1 में, तो उसमें से अगर 60 घट भी गए तो 105 तो आ जाएंगे ना, क्वालिफाई तो कर जाओगे, ये वो है, ये इसकी बात कर रहा है, समझ में आ गया ना। पहले बनाना है एक हाइपोथेटिकल, फिर उसके बाद बोलना है हमने इसमें से कम कर दिया, वाह जीत गए। सिंपल है ना, समझ गए ना आप। पहले आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि मेरे तो 165 आ रहे हैं, फिर मैंने सोचा नहीं, फिर आज मैं सो जाता हूँ, आज अगर मैं सो गया तो भी क्या होगा, 165 नहीं आएंगे, 155 तो आएंगे, तो ठीक है आज मैं सो जाता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ। ये 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2030 तक। रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी बाय 45% कंपेयर टू 2005 लेवल। 2005 में हम कितना इमिट कर रहे थे, तो ये जो इंटेंसिटी है ना, ये इंटेंसिटी निकालते हैं जीडीपी के साथ, कि आपका जीडीपी कितना है और कार्बन कितना इमिट कर रहे हो, तो वो आ गया कार्बन इंटेंसिटी। तो ऐसे 2005 के लेवल से कंपेयर करेंगे, है ना। हाँ ठीक है, तो ये है 45% से रिड्यूस करना है उसको। 35,000 करोड़ रुपीज सैंक्शन फॉर अट्रैक्टिंग प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्यों, सारे काम सरकार नहीं कर सकती, है ना। गवर्नमेंट इज फॉर गवर्नेंस, बिजनेस के लिए नहीं है। यही प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसलिए प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरकार अट्रैक्ट करना चाह रही है, इट विल बी ट्रीटेड एज प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट। ये किसके लिए, फॉर फास्टर मोड ऑफ डेवलपमेंट, लिख लेना, फास्टर मोड ऑफ डेवलपमेंट, फॉर फास्टर मोड ऑफ डेवलपमेंट। फॉर फास्टर मोड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग का क्या मतलब होता है, वायबल सुना होगा ना आपने, दिस थिंग इज वायबल, दिस इज नॉट वायबल। वायबल का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट कर रहे हो कि नहीं, अगर आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हो तो नॉट वायबल हो, बंद हो जाओ, बंद करना पड़ेगा। तो वायबल वो होता है जिसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू आर मेकिंग सम काइंड ऑफ प्रॉफिट। नॉट वायबल या अनवायबल वो है कि आप कोई भी प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, लॉन्गर रन में आप नहीं चल पाओगे। तो कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो लॉन्गर रन में नहीं चल सकते, बंद करने पड़ जाएंगे, तो सरकार सपोर्ट करती है, तो वायबिलिटी, तो समझ में है ना, वायबल गैप फंडिंग, हाँ ठीक है। वायबिलिटी गैप फंडिंग, बेटर एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 4000 मेगावाट आर है वो, मेगावाट आर, मेगावाट आर यूनिट है एनर्जी स्टोर करने की, तो इतना एनर्जी स्टोर करना है, विल बी डेवलप बाय 2030। वो जो मैंने आपको बताया था ना अभी, बैटरीज में जो इन्वेस्टमेंट होगा, हाँ बैटरीज, तो सरकार खर्च करेगी। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम विल बी डेवलप्ड फॉर इवैक्यूएशन एंड ग्रिड इंटीग्रेशन फ्रॉम लद्दाख टू एमपी, है ना, ठीक है, इतना इंटर स्टेट ट्रांसफर करेंगे विद 20,700 करोड़ आउट ऑफ विच 8,300 करोड़ फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी स्टेट, इंटर स्टेट है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा खर्च करेगी इस पर। पीएम प्रणाम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर दिस ईयर, पीएम प्रणाम। States and UTs will be incentivized to promote alternative fertilizers and balance use of chemical fertilizers. Alternate समझ रहे हो ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का अल्टरनेट ढूंढना है और उसको प्रमोट भी करना है, और कौन करेगा ये, स्टेट गवर्नमेंट्स करेगी, स्टेट और यूटीज। पीएम प्रणाम इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, आ जाएगा इसका क्वेश्चन घूम फिर के, किसी तरह ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इसको, इसकी नॉलेज वहाँ पे लगेगी आपको लिखने के लिए। ये सारी स्कीम्स अभी जितनी भी पढ़ रहे हैं ना, ये सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे नेक्स्ट क्या है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, तो गिविंग लोन्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, तो उसके लिए अलग से फंड है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, अलग से फंड एलोकेट होगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हो इससे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा है ना, तो ये इसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा गोबर धन स्कीम, गोबर जो है वो एक धन है, उसको यूज़ करना है, ठीक है, ये सरकार का टारगेट है। और धन है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन, ठीक है ये,
तो जो गोबर है ये वो गोबर नहीं है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो, और उसमें वही आता है, वही सारी चीज़ें आती हैं, मैन्यूवर्स वगैरह। लॉन्च इन 2019, लेकिन अब हम इसको क्या कर रहे हैं, स्केल अप कर रहे हैं। तो 2019 में इसको लॉन्च किया है छोटे स्केल पर, अब स्केल अप कर रहे हैं। क्या क्या बनेगा देखो, गोवर्धन मतलब ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स बन रहे हैं। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स। वेस्ट टू वेल्थ समझते हो ना, वेस्ट टू एनर्जी वही जो आपके यहाँ एमसीडी की गाड़ी आती है, बोलते हैं गूला गीला का कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करो, अलग दो। हाँ, क्यों बोलते हैं, लेकिन नहीं देते हैं लोग, तो देखा होगा आपने, एक साथ ही दे देते हैं सर। तो क्यों अलग मांगते हैं, वो एनर्जी प्लांट्स के लिए चाहिए, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के लिए। देखा है ना, कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, एनर्जी बनाना चाह रहे हैं उससे। चलो, 200 new compressed biogas plants will be developed including 75 plants in urban areas, है ना, ये सरकार का प्रोजेक्शन था कि हम इतने सारे compressed biogas plants बना लेंगे। 300 कम्युनिटी और क्लस्टर बेस्ड प्लांट। क्लस्टर बेस्ड वही समझ रहे हो ना, दूर दूर सब अपने गांव से एक जगह डिस्ट्रिक्ट पे लेकर आएंगे, और वहाँ पे फिर वो प्रोसेस होगा कूड़ा आपका, और वो बनेगा एनर्जी, फिर घर में लाइट आएगी उससे। ठीक है, चलो। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। प्राकृतिक समझते हो ना, जो पहले से चला रहा है, तो बायो इनपुट यूज़ करेंगे, केमिकल इनपुट यूज़ नहीं करेंगे। ओवर नेक्स्ट 3 years 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, और सेंटर्स बनाए जाएंगे जिनका काम होगा कि बायो फर्टिलाइज़र बनाए, बायो पेस्टिसाइड्स बनाए, और फिर इनको प्रमोट करे। ये ये सब सेंटर बनाए जाएंगे 3 सालों में। विल बी डेवलप्ड एंड 1 करोड़ फार्मर्स टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। तो 1 करोड़ फार्मर को इंक्लूड करना है नेचुरल फार्मिंग में, कि आप पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ करो, केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ करो, सीड्स भी बायोडिग्रेड जो बायो सीड्स होती हैं, मतलब केमिकल वाली नहीं, वो यूज़ करना है। फिर देखो प्रोडक्टिविटी क्या होती है। दीज सेंटर्स विल गो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एट नेशनल लेवल फॉर माइक्रो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स विच विल बी केमिकल फ्री। तो ये यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या होता है, किसान क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं ये सारी चीज़ें, वाई फार्मर्स डोंट अडॉप्ट फॉर दीज थिंग्स, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का इशू है। आपने ये सब यूज़ किया और प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये सेंटर्स बनाए जाएंगे, ये स्टडी करेंगे। हाँ हाँ, अच्छा नहीं लिखा है। हाँ हाँ, तो अच्छा नहीं है, अच्छा लिख लो ना, फिर लिख लो कोई। दिस सेंटर्स विल गो फॉर ये, ठीक है वो वही है, चलो लिख लो। दिस सेंटर्स विल गो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस सेंटर्स विल गो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन of sorry distribution at national level. These centers will go for distribution at national level of micro fertilizers, of micro fertilizers and pesticides, micro fertilizers and pesticides, micro fertilizers and pesticides which will be chemical free, which will be chemical free। ठीक है, चलो हो गया। अपने मन से नहीं बोलता ना मैं कुछ, मैंने बताया आपको, विच विल बी केमिकल फ्री। समझ रहा हूँ, समझ गए ना आप समझ गए ना। हाँ, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट प्रोग्राम, ये यूज़ कर सकते हो आप भी ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह की जो चीज़ें हैं ना उसमें, और ये आ सकती हैं, ये 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं एग्रीकल्चर वगैरह के स्कीम से। और इम्पॉर्टेंट स्कीम है, देख रहे हो आप 3 साल तक चलने वाली है, तो ऐसी स्कीम तो इम्पोर्टेंट हो ही जाती है ना। एक तो सरकार बनाती है कि इस साल बना दो, चलो कोई बात नहीं। मिष्टी मिष्टी लिख लो, मिष्टी इंपॉर्टेंट स्कीम है। मिष्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ये पता होगा आपको मैंग्रोव्स के बारे में, तो जानते हैं ना। मैंग्रोव्स एक प्लांट होता है, सलाइन वाटर में भी ग्रो कर जाता है। मैंग्रोव्स बायोशील्ड का काम करता है। सुनामी, उड़ीसा में जो सुनामी आई थी, डैमेज कम हुआ बाद में, दोबारा जब लगा दिया था मैंग्रोव्स प्लांटेशन। बायोशील्ड का काम करता है, सलाइन वाटर में भी ग्रो कर जाता है, स्पेशीज़ का हैबिटेट का भी काम करता है, फ्रूट रिच होता है। मैंग्रोव्स पे क्वेश्चन आए हैं कई बार। इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो या तो इन्वायरमेंट में पढ़ लेंगे, या तो फिर क्या नाम है उसका, ज्योग्राफी। चलो, मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन है इंडिया की 7,500 किलोमीटर की, उसमें मैंग्रोव्स है ना। पता है ना कितनी कोस्ट लाइन है इंडिया की, 7,500 ना। ये गुजरात से लेके ये जो एरिया है, ये कोस्ट लाइन है। और टोटल कितना है, टोटल कितना है इंडिया का बॉर्डर लेंथ, 15,000 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें से 7,500 क्या है,
ये ज़्यादा हुआ ना, देखो ये मान लो ये कोस्ट लाइन है इतना, है ना, तो ये कितना है 7,500, और ये तो सब बॉर्डर एरिया है ना, सब सारी कंट्रीज के साथ बॉर्डर, तो ये कितना है, ये 15,000 है। आई बात समझ? हाँ ज्योग्राफी पढ़ेंगे, चलो। अब आते हैं नई अमृत धरोहर। अमृत धरोहर क्या है, सॉरी सॉरी ऊपर छूट गया ना, एक मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन एंड कनेक्टिंग इट टू मनरेगा एंड कैंपा फंड। कैंपा फंड होता है वो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड के लिए, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और आपने कुछ कट कर दिया तो आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, पेड़ जितने पेड़ काटे उतना पैसा जमा करोगे, वो कैंपा फंड में जाएगा। वो कैंपा फंड से सरकार क्या करेगी, देखेगी कि कहाँ पर फिर प्लांट कर सकते हैं, फिर वहाँ प्लांट करेंगे दोबारा, ठीक है। अफॉरेस्टेशन समझते हो ना, अफॉरेस्टेशन मतलब पहले वहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है, नया प्लांटेशन हो रहा है। अमृत धरोहर ओवर नेक्स्ट 3 years इन्हांस यूज ऑफ वेटलैंड्स प्रोमोटिंग बायोडाइवर्सिटी इको टूरिज्म एटसेट्रा। अभी नहीं समझ में आएगा वेटलैंड्स वगैरह तो फिर कोई बात नहीं है, इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा वेटलैंड्स वगैरह क्या है। पानी, और जहाँ पे पानी और लैंड का कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं वेटलैंड, लेक्स वगैरह वेटलैंड्स में आते हैं। प्रोमोटिंग बायोडाइवर्सिटी इको टूरिज्म, इको टूरिज्म समझते हैं, टूरिज्म जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो। हाँ, आप लेस खा के फेंक देते हो ना प्लास्टिक। फिर कोस्टल शिपिंग, कोस्टल शिपिंग इट विल बी प्रोमोटेड इन इकोलॉजिकल फ्रेंडली वे। इकोलॉजिकल फ्रेंडली वे क्या होता है, जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसका नुकसान नहीं करोगे आप, है ना। देखा वो शिप्स, पानी शिप्स इनलेट हो जाता है ना, पानी चला जाता है शिप्स के अंदर, शिप्स के अंदर पानी रखना पड़ता है, पता होगा ना आपको, नहीं तो शिप नहीं चलेगा। हाँ, अंदर पानी रखना पड़ता है, फिर वो पानी जब शिप आती है किनारे लगती है तो वो पानी पूरा बाहर निकालते हैं, नया पानी भरते हैं, तो उसके बीच में क्या होता है बायोडाइवर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो चले जाते हैं। फिर वो मान लो यूएस से आया तो यूएस के फिर मरीन ऑर्गेनिजम्स जो है वो कहाँ आ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया के मरीन ऑर्गेनिजम्स कहाँ चले जाते हैं, यूएस में चले जाते हैं, तो ये नुकसान होता है, फिर उनको बेचारे घर से बिछड़ जाते हैं, फिर दिक्कत होती है। वो पढ़ा होगा आपने इस पे, इन्वेजिव एलियन स्पेशीज़ जिनको हम बोलते हैं, या एलियन इन्वेजिव स्पेशीज़ बोलते हैं, कि यहाँ पर नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर आने के बाद वो यहाँ के लोकल बायोडाइवर्सिटी को, लोकल ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुँचाते हैं ना। क्वेश्चन आया विलायती बबूल, कीकड़, लेंटाना, मकारा, इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं पास्ट में एग्ज़ाम में। चलो पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो मैं सारा एक लिस्ट ही बना के दे दूंगा कि कौन कौन से इन्वेजिव एलियन स्पेशीज़ हैं, ठीक है। चलो, कोस्टल शिपिंग इट विल बी प्रोमोटेड इन इकोलॉजिकली फ्रेंडली वे, और व्हीकल रिप्लेसमेंट, सरकार ने बोला है कि सारी गवर्नमेंट गाड़ियाँ जो है वो रिप्लेस कर दी जाएंगी, क्योंकि समझ रहे हो, नई गाड़ियाँ चाहिए, नहीं नई गाड़ियाँ नहीं चाहिए, इसलिए रिप्लेस कर दी जाएंगी कि पुरानी गाड़ियाँ पोल्यूट ज़्यादा करती हैं, पोल्यूशन ज़्यादा होता है। हाँ, स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ओल्ड व्हीकल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लिख लो, इंक्लूडिंग एम्बुलेंसेस, जो सरकारी एम्बुलेंसेस हैं ना अस्पतालों की, उनको भी रिप्लेस किया जाएगा। अभी कितना रिप्लेस हुआ है वो पता नहीं। हाँ, सरकार को गाड़ी नहीं चाहिए ना, नई नई गाड़ी सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। हम्म? वो तो ठीक है, वो तो उसको क्या कर सकते हैं। चलो, प्रायोरिटी 6 यूथ पावर, आपकी बात हो रही है यहाँ। टू मेक इंडियन यूथ वेल ट्रेंड एंड प्रिपेयर्ड बेटर टू फेस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है या आने वाला है या आ गया है ऑलरेडी, तो इसमें यूथ को बेटर प्रिपेयर करना है ताकि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब ले सकें। आई बात समझ? हाँ, तो कैसे प्रिपेयर करोगे इनको, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, चौथा वर्जन आ गया है इसका, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स मशीन्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियाँ जो आपकी व्हीकल्स होती हैं, कैमरा लग गया है गाड़ी में, सेंसर लग गए हैं, है ना, ये सब हो गया ना, बैक कर रहे हो तो सेंसर लगा हुआ है, पीछे का दिख रहा है, सीसीटीवी लगा लिया है, ये मेकाट्रॉनिक्स का पार्ट है। मशीन विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में आएगा। इसमें क्या कर रहे हैं आप, हाँ, स्किल डेवलपमेंट, यूथ को ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, क्योंकि जॉब लेनी है अगर तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, नहीं तो फिर यूट्यूब तो है ही, इंस्टाग्राम तो है ही। चलो, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, अप्रेंटिस समझते हो ना आप, एक स्टाइपेंड मिलता है आपको सीखने के लिए, जब आप काम सीख रहे हो उसी समय आपको एक स्टाइपेंड दिया जाता है, उसी को बोलते हैं अप्रेंटिस प्रोग्राम। 47 लाख यूथ, देख लो आप उसमें है वो कि नहीं, 47 लाख youth will be chosen
फॉर प्रोविजन ऑफ स्टाइपेंड इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग के समय, ठीक है। टूरिज्म, आप बाकी आप मैंने टूरिज्म बता दिया, बॉटम टू टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप सारी जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है टूरिज्म से। तो वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज आएगा कोई बाहर से डॉलर लेके आएगा। हाँ, यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट आया है, सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया है यूनिटी मॉल में। ये अर्बन एरियाज़ के, सॉरी रूरल एरियाज़ के लिए है। इसमें वन डिस्ट्रिक्ट, अभी लिखवा देता हूँ कुछ चीज़ें। फॉर्मलाइजिंग प्रोडक्शन, फॉर्मलाइजिंग प्रोमोटिंग स्किल क्लस्टर एंड रेवेन्यू जनरेशन फॉर स्टेट्स। ये कैसे करोगे आप? तो लिख लो, इट इज़ टू शोकेस, जो यूनिटी मॉल है वो क्या करेगा, इट इज़ टू शोकेस ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना। इट इज़ टू शोकेस ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना। हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट है। अब वो कैसा प्रोडक्ट होगा, ब्रैकेट में लिख लो GI प्रोडक्ट, GI जेनेटिकली इंडिकेशन, जो जेनेटिक इंडिकेशंस होती हैं ना, GI प्रोडक्ट, और हैंडीक्राफ्ट्स, और हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। जाता हूँ ना, दिल्ली हाट INA, ये सब हैंडीक्राफ्ट्स। क्या मतलब है इसका? यूनिटी मॉल सरकार प्रमोट कर रही है, तो यूनिटी मॉल का ये मतलब है कि जो एक एक डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट की कुछ स्पेशल प्रोडक्शन होती है, उसको आप यूनिटी मॉल के थ्रू प्रमोट कर पाओगे, फिर लोग देखेंगे समझेंगे। जैसे मधुबनी पेंटिंग्स है बिहार की, तो अभी देखा होगा आपने, कोविड जब चल रहा था तो जो मधुबनी के लोग हैं उन्होंने मास्क प्रमोट किया, है ना। एक मास्क प्रमोट किया जिसपे मधुबनी पेंटिंग होगी, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा अब तक तो। वो मधुबनी पेंटिंग होगी, जब आप मास्क लगाओगे तो पेंटिंग दिखेगी उस पर, ट्रेन वगैरह पे भी की है कई, तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स होती हैं वहाँ की, और उसकी काफ़ी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। चलो 7th सेक्टर में आते हैं, लास्ट, फाइनेंशियल सेक्टर। ये बजट ख़त्म नहीं हुआ है, ये 7 ख़त्म हो गए, लग रहा होगा नोट्स ख़त्म हो गए, तो नोट्स प्रिपेयर नहीं हो पाई है, बाकी का कल पढ़ेंगे। कुछ जैसे टैक्सेस के ऊपर डिस्कशन नहीं किया है मैंने, कुछ चीज़ों पे डिस्कशन नहीं किया है ना, वो फिर मैं कल बताऊंगा, और फिर कल क्वेश्चंस कर लेंगे होपफुली, या फिर ये कर लेंगे, क्या नाम है इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि फिर सब्जेक्ट ख़त्म नहीं हो रहा है तो एक प्रेशर बन रहा है ना। आपको नहीं लेना है प्रेशर, आपको सब्जेक्ट ऐसा पढ़ना है कि इसके बाद सिर्फ रिवीजन करना पड़े, रिवीजन करके एग्ज़ाम में अपीयर करो, है ना। बाकी क्या व्हाट्सएप पे वो है, पोल क्रिएट करने का ऑप्शन है क्या? होता है। तो कोई एक टाइम शाम में जब आप फ्री रहते होगे, पढ़ के थोड़ा रिलैक्स करते होगे शाम में किसी समय, तो वो आप बता देना, कुछ क्वेश्चंस पोल के थ्रू कर लेना वहाँ पे। हम ऐसा करेंगे, मैं पोल क्रिएट कर दूंगा, आप उसमें फटाफट आंसर करते चले जाओगे, पता चलेगा कितना पढ़ रहे हो, है ना। कलेक्टिव अप्रोच होगा, आई बात समझ। क्वेश्चन बनाए, 4 ऑप्शन बना दिए, आपने मार्क कर दिया, ऐसे होता है ना कुछ उसमें। हाँ, तो वैसा कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो क्लास में क्वेश्चंस किए वो तो किए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो हमने MCQs डिज़ाइन किए वो तो कर लेंगे, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कुछ न्यू क्वेश्चंस। आई समझ में बात? तो मुझे एक बता देना कब फ्री होते हो आप लोग, और थोड़ा सर रहेंगे तो दिक्कत होगी इन सब चीज़ों में, एक अनऑफिशियल ग्रुप बना लेना। चलो अरे नहीं, ऐसा नहीं, क्रेडिट गारंटी फॉर MSMs, क्रेडिट गारंटी फॉर MSMEs। हालांकि सरकार ने इसमें एक ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम लॉन्च की थी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के साथ, है ना, ECLGS। उसमें क्या था, सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए थे कि गारंटी फ्री लोन मिलेगा MSMEs को, है ना। उसी को रिवैम्प कर रहे हैं, है ना, उसी को रिवैम्प कर रहे हैं, उसी स्कीम को। सरकार ने उस स्कीम को बंद नहीं किया है। 2 करोड़ लोन्स विल बी गिवन कोलैटरल फ्री एंड गारंटी विल बी गिवन बाय गवर्नमेंट। तो कोलैटरल जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, कोलैटरल फ्री लोन होगा, और गारंटी कौन बेयर करेगी? गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब अगर पैसा डूब गया तो कौन भरेगा? हाँ, चांस है, लेकिन ज़रूरी है ना। MSME क्या है, लेबर इंटेंसिव है, अगर MSMEs बंद हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी,
MSMEs सेमी स्किल्ड लोग भी काम करते हैं, अनस्किल्ड लोग भी काम करते हैं वहाँ पर, तो अगर ये अनएम्प्लॉयड होंगे तो सरकार इनको कहाँ एब्जॉर्ब कर पाएगी। गवर्नमेंट एग्जाम तो देख ही रहे हो आप किस तरह होता है। 9,000 करोड़ हैव बीन सैंक्शन, ठीक है, इस पूरे स्कीम के लिए। चलो, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री समझ रहे हो ना, कहाँ लोन, क्या रेट पर, कितने आपने किसने लोन पे डिफॉल्ट किया है, ये सारा चीज़। इट विल बी सेटअप एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ फाइनेंशियल एंड एंसिलरी इंफॉर्मेशन। इट विल हेल्प इन मोर लोन्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड हायर स्टेबिलिटी। कौन कौन लोन देने के लिए अवेलेबल है आपकी विसिनिटी में, कितनी दूर पर लोन के क्या इंटरेस्ट रेट्स होंगे, सबके अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स हैं, तो ऐसा कुछ क्रिएट किया जाएगा जिससे लोन लेने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी। हाँ, लोन नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री बनी है अब तक, क्या है बनता है, स्कीम ऐसे ही आती है, ठीक है। इस साल नहीं हो पाई तो अगले साल हो जाएगी, फिर अगले साल का उसके बाद साल हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाता है, पढ़ते भी ऐसे ही है ना हम। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, तो ऐसा सेंटर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जहाँ से इसको प्रॉपर रेगुलेट भी किया जाएगा, कहाँ पर क्या फ्रॉड हो रहा है उस पर नज़र रखी जाएगी, ऐसे ये है इसमें, बस और कुछ नहीं है इस पर। कैपेसिटी बिल्डिंग इन सिक्योरिटी मार्केट, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट किया जाएगा कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा मत जमा कराओ, आप सिक्योरिटीज़ बाय करो, है ना, और फिर उससे इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ेगा कंट्री का। रिलेटेड टू बॉन्ड मार्केट डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग लार्जर पार्टिसिपेशन एंड अलाउिंग मोर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स टू बी इशूड। समझ गए आप, ये सिंपल है ना, खत्म। अच्छा एक है, अच्छा वो आज़ादी लिखा, उसको पूरा लिख लो, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसको पूरा लिखो, आज़ादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र, आज़ादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र, महिला सम्मान बचत पत्र, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र, बचत बचत, महिला के नाम पे अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, यही है उसका मतलब। देखो, डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू ₹2 लाख, 2 लाख तक की डिपॉजिट फैसिलिटी कर सकते हैं इन द नेम ऑफ विमेन फॉर अ टेन्योर ऑफ 2 years एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5%। आगे समझ, आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र। ठीक है ना, वो सब ज़्यादा ही है, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो सब ज़्यादा है। टू इनकरेज हायर रिटर्न्स इफ फिक्स डिपॉजिट टेकन इन द नेम ऑफ विमेन विद प्रोविजन ऑफ पार्शियल विड्रॉवल, तो पार्शियल विड्रॉवल के भी फैसिलिटी इसमें मिलेगी आपको, ठीक है। अगला है सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो सरकार ने क्या किया है, पहले सीनियर सिटीजन्स को 15 लाख तक की वो थी लिमिट कि इतना वो जमा करा सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में, अब उसको बढ़ा के 30 लाख कर दिया है। 15 लाख फिक्स किया था 2014 में। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर ओल्ड एज पीपल हैज़ बीन रेज फ्रॉम 15 लाख टू 30 लाख टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब ये इसके लिए है कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन होते हैं, उनकी इनकम वही होती है कि फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा करा दिए और उसका इंटरेस्ट है, उससे उनका चल रहा है, वो उनकी इनकम है। तो इसको सरकार ने बढ़ा दिया, 15 से 30 लाख कर दिया ताकि फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। हालांकि सीनियर सिटीजन है आप और 30 लाख रुपए तो बड़ी बात है आपके पास। कंसेशंस गिवन ऑन टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स इन इन्वेस्टमेंट बाय ओवरसीज डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। पढ़ा होगा आपने पी नोट्स, क्या पार्टिसिपेटरी नोट्स पढ़ा होगा ना बॉन्ड मार्केट में। क्या होता है उसमें कि अगर कोई इंडिया के बाहर है और वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन इंडिया में अपने आप को रजिस्टर कराना नहीं चाहते, सेबी वगैरह में अपने आप का रजिस्ट्रेशन खुद का नहीं कराना चाहते, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पी नोट्स खरीदते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू करते हैं ना, उनको पता होगा ना आपको, हाँ। तो वो पी नोट्स के लिए स्कीम है ये। कंसेशन गिवन ऑन टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स, तो जो कैपिटल गेन जो आपने शेयर बेच के जमा किए ना अपने पैसे, उस पर कोई उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ऑन इन इन्वेस्टमेंट बाय ओवरसीज डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन थ्रू पी नोट्स ओनली इफ दे इन्वेस्ट वाया गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी क्या है पता है आपको? गिफ्ट सिटी नहीं पता? गुजरात में बन रहा है फिनटेक सिटी इंडिया का, ठीक है,
गुजरात में बन रहा है उसी को बोलते हैं गुजरात इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं, गुजरात इंटरनेशनल बोलते हैं ना। अरे फिनटेक है भाई, फाइनेंशियल फाइनेंस टेक सिटी, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, तो गुजरात जो है वो क्या हो रहा है, गुजरात क्या हो रहा है, इंटरनेशनल हो रहा है। आई बात समझ, समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप। इसके आगे का फिर मैं कल बता दूंगा। जो टैक्सेशन से लेके एनालिसिस वगैरह, ये क्या मैंने आपको बताया कि बजट में क्या क्या प्रपोजल्स हैं, ये समझ आ गए, ये क्लियर। एक बार पेज पलट लो, बताओ कुछ अगर प्रॉब्लम है तो, या फिर वो एक फाइनेंस कमीशन वाला देख लेते हैं जल्दी से। मैंने पढ़ाया नहीं ना इसलिए, नहीं, अगर इम्पोर्टेंट होता तो मैं खुद पढ़ाता ना, देखते हो आप इम्पोर्टेंट चीज़ें तो मैं पढ़ा देता हूँ कुछ। चलो 15 फाइनेंस कमीशन कल ही बता दूंगा, क्योंकि कल कम समय लगेगा ना का बजट बताने में, टैक्सेशन वगैरह बताना है कम टाइम लगेगा, कल बता दूंगा मैं आपको। बाकी agriculture, बाकी सारी नोट्स आप सबके पास हैं है ना, कोई छूट नहीं गई है। एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस नहीं कराए ना, क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। फूड प्रोसेसिंग बता दिया ना मैंने आपको, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग का एक पेज बच रहा है, उसमें भी कुछ फूड प्रोसेसिंग कराया था, आप नहीं थे आप लोग, फूड प्रोसेसिंग हुआ था ना, मेगा पार्क सीम वगैरह देखे थे, अचार बना लो, पापड़ बना लो। बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा हो गया है। ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेक्स, फॉरेक्स, इन्फ्लेशन पढ़ लिया ना, इन्फ्लेशन वगैरह पढ़ लिया ना आपने, इन्फ्लेशन पढ़ लिया है, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी पढ़ लिया है, पढ़ लिए ये सारे टॉपिक्स। हाँ, क्वेश्चंस होंगे इसके। चलो फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, कल फिर हम, नहीं कल इंफ्रास्ट्रक्चर कर लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर क्वेश्चन तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना, कल टेस्ट भी है ना आपका तो। अच्छा, ठीक है, पूछ लेना। चलो थैंक यू वेरी मच।